आयत यूं ही साकिन सी अपनी जगह बैठी रही। तभी उसकी रूममेट एनी अंदर आई और उसको काफ़ी घंटे से एक की पोजीशन में बैठा देखकर तशवीश से उस तक आई। तुम ठीक हो आयत? वो बहुत बातूनी लड़की थी। इसका अंदाज़ा आयत को इन 2 दिनों में ही हो गया था, मगर आयत उसकी बातों और सवालात में से किसी का जवाब नहीं देती थी। इसीलिए वो भी ज़्यादा आयत से फ्रैंक नहीं हुई, मगर अपनी नरम तबीयत के बायस इसे यूँ बैठा देखकर उस तक आना पड़ा। आयत ने चौंक कर चेहरा उठाकर उसको देखा। मैं ठीक हूँ। गर्मी से उसकी परेशानी रफ़ा करनी चाहिए। फिर तुमने दोपहर और रात का खाना क्यों नहीं खाया? अपने साथ दुश्मनी नहीं करते। उसके बराबर बैठते हुए उसने बड़ों के से अंदाज में कहा। बस भूख नहीं थी, अभी जाकर कुछ खाती हूँ। उसके अंदाज पर एनी उसको चंद लम्हे देखे गई। थक गई हो? वो सवाल ऐसा था कि आयत ने चौंक कर उसको देखा। वो इस सवाल की उम्मीद किसी और से नहीं रखे हुए थी। उसको देखते देखते आयत ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ। एनी ने मजीद कुरेदे बगैर उसके शाने पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। कई सालों बाद जैसे उसे किसी ने तसल्ली दी थी, मगर वो अपना दिल अंदर से पत्थर और बेनियाज करके बैठी रही। उसे यहाँ किसी से घुलना मिलना नहीं था। यह जगह उसका पड़ाव था, मकाम और मंजिल नहीं। अब जाकर कुछ खाओ, नहीं तो मैस बंद हो जाएगा। एनी ने याद आने पर घड़ी पे वक्त देखते हुए कहा, जबकि आया चारों न चार उठ खड़ी हुई। उसका दिल बिल्कुल भी नहीं था, मगर यहाँ बैठकर एनी के सवालात के जवाबात नहीं दे सकती थी। मैस में जाके थोड़ा सा खाना खाकर वो उठकर टेरिस में चली आई। मुजफ्फराबाद की रातें भी दिन की तरह बेहद खूबसूरत थीं, मगर सिर्फ उनके दिल जिनके दिल गम और हर फिक्र से आज़ाद हों, या फिर वो जो अपने गम की नुमाइश न करते हों, जैसे आयत तथहीर थी। भारी होते दिल से सीढ़ियों पर बैठकर चेहरे पर पड़ती ठंडी हवाओं पर उसने थकन से बोझल आंखें आहिस्तगी से बंद कर लीं। जाती सर्दियों की शामें और रातों से बेहद पसंद थीं। आंखें बंद करते ही कोई सुनहरा दिल को जकड़ता मंजर आंखों के पार फड़फड़ाने लगा। तुम्हें क्या लगता है, हमें फन फेयर पर जाना चाहिए? पूरी तरह तैयार हो चुकी आयत से कम सदफ को ऐसे बेतुके सवाल की उम्मीद नहीं थी। स्याह हिजाब नफासत से सर पर बांधे, स्याह कलियों वाले फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे और स्याह हील्स, हल्का सा नेचुरल मेकअप किए, वो भी न जाने क्यों घबराई हुई सी लग रही थी। आज उसका दिल बेसबब परेशान हो रहा था। मेरी माँ नहीं मना करती तुम्हारी चच्ची। कौन सा हम रात के किसी फंक्शन में जा रहे हैं, और मत भूलो हम फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। यानी वो उसे बताना चाह रही थी कि उसकी चच्ची के शको शुबात की कोई तुक ही नहीं बनती थी। बात चच्ची की नहीं है, तुम जानती हो मैं मनफी बातें खुद पर हरगिज़ नहीं लेती। मेरे लिए मेरी जहनी सेहत सबसे मुकद्दम है। उसके संजीदा लहजे पर सदफ मुस्कुरा दी। जानती थी कि आयत को मनफी और नाउम्मीद होकर सोचना, खुद को दूसरों की वजह से लेट डाउन करना सख्त जहर का काम लगता था। तो फिर मसला क्या है आयरन लेडी? सदफ के लिए उसका अपराइट कैरेक्टर सबसे अलग था। वो उसके किरदार और दिल की मजबूती के सबब ही उसकी दोस्त थी। उसने आज तक इतने मनफी और मायूस कुन हालात में किसी को इतना मस्बत और मजबूत नहीं देखा था जितना आयत तथहीर थी। मालूम नहीं, दिल घबरा रहा है मेरा। वो खुद अपनी कैफियत नहीं समझ रही थी। तुम तैयार कम होती हो ना, इसलिए ऐसे लिबास में अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। चलो इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। सदफ ने उसका क्लच थमाते हुए ज़बरदस्ती हाथ से पकड़कर उसे खींचा, जबकि आयत अपनी स्याह चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटकर आहिस्ता कदमों से उसके साथ बाहर आई, जहां करीम उनके इंतजार में खड़ी थी। चच्ची पड़ोस में गई हुई थी, लेकिन फिर भी वो उनको बता चुकी थी। सारी सोचों को झटक कर सदफ के बराबर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद ही करीम ने उन्हें फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर उतार दिया। वो दोनों तेज़ कदमों से अपने कार्ड दिखाकर अंदर गईं। अंदर जैसे रंगों भू का सैलाब सिमटा हुआ था। रंग बिरंग के देदा जेब में सारी लड़कियां मुस्कुराती, चहकती, कहके लगाती हुई एक जगह से दूसरी जगह जा रही थीं। टफ पढ़ाई से हटकर एक दिन ने उन सब की गोया सारी से कसाफत दूर कर दी थी। अंदर का खुशगवार माहौल देखकर आयत की तबीयत कतरे बेहतर होने लगी, मगर फिर भी दिल में एक कोना न जाने क्यों अजीब सा था। सारे ग्रुप के दोस्तों के साथ एक एक स्टॉल पर जाकर गोलगप्पे, चना चाट और खाते हुए वो सब भूलने लगी थी। तभी खुद पर किसी की नज़रों पर चेहरा फेरकर इधर उधर देखने लगी। गोलगप्पे की प्लेट आहिस्तगी से टेबल पर रखकर उसने गैर महसूस अंदाज में चादर अपने गिर्द मजबूत की, क्योंकि वो नज़रें नई और मुख्तलिफ थीं। वो नज़रें किसी लड़की की नहीं थीं, मगर वो नज़रें गैर आरामदेह करने वाली भी नहीं थीं। गोलगप्पे यूं ही छोड़कर वो जैसे ही पीछे हुई, सदफ ने चौंक कर उसके संजीदा चेहरे को देखा। आयत और गोलगप्पों को बख्श दे, ये नामुमकिनात में से था भाई। सदफ की हैरत जायज़ थी। क्या हुआ? सदफ ने उसको स्टूल से उठते देखकर हैरानगी से सवाल किया। बाकी सब गोलगप्पे के बाद आइसक्रीम वाले स्टॉल की जानिब बढ़ गई थीं। तुम आगे जाओ, मैं बस आती हूँ। हवन्ना खोदी सदफ को कुछ भी पूछने का मौका दिए बगैर वो तेज़ कदमों से अपने ब्लॉक की जानिब बढ़ गई। इससे पहले कि सदफ उसके पीछे भागते उसको मैम निर्मल ने आवाज़ देकर बुला लिया।
अपने ब्लॉक से निकलते उसके कदम लाइब्रेरी की जानिब थे। हर तरफ शोर और हंगामा था। क्लासेस में लड़कियां तस्वीर बनाने में मगन थी। ऐसे में लाइब्रेरी ही सबसे पुरसकून जगह होनी थी। अपने तमाम तर वहमों को झटक कर उसने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला। कोई भी अंदर नहीं था। लाइब्रेरियन तक नहीं ज़ाहिर है उनको भी एंजॉय करने का पूरा हक था। खामोश लाइब्रेरी में उसकी स्याह हिल की आवाज़ चारों जानिब गूंज रही थी। किताबों के ऊंचे लंबे रैक्स के पास से होकर गुजरते हुए वो सेटिंग एरिया में आकर एक आरामदेह कुर्सी पर बैठकर झुककर अपने पाँव देखने लगी। उसके पैर हील्स के आदी नहीं थे, तभी वो इस कदर थक गई थी। हालांकि अभी चंद ही घंटे हुए थे। अपने पाँव से हिलाकर किसी एहसास से चौंक कर उसने सर तेजी से उठाया। यूं लगा था कि कोई बाहर से अंदर कूदा हो, मगर कहाँ से। उसकी मुहतात नज़र तेजी से लाइब्रेरी की ऊंची मगर बंद खिड़कियों तक गई और फिर खुद को डपट कर उसने सर कुर्सी की पश्त पर टिकाकर आंखें मूंद लीं। शायद हर वक्त मुहतात और चौकन्ना रहने की वजह से वो वहमी हो रही थी। हर आहट पर चौंक कर मुहतात हो जाना उसकी आदत बनता जा रहा था। उस आदत ने उस जैसी मजबूत असाब की लड़की को अंदर बाहर से निढाल कर दिया था। वो इस बात से बेखबर थी कि किसी के मुहतात खामोश कदम दबे कदमों उसकी जानिब बढ़ रहे थे। मुकम्मल स्याह लिबास में मलबूस उस शख्स ने हाथ में थामी सलेंसर लगी गन अपनी पैंट के हुक में डालकर लंबा स्याह लेदर ओवरकोट यूं आगे किया कि गन छुप गई। स्याह पी कैप को नीचे किए, स्याह कपड़े का मास्क चेहरे के गिर्द लपेटकर वो जैसे ही कुर्सी से सर टिकाकर चेहरा ऊपर किए आंखें मूंद कर बैठी लड़की के करीब आया, उसके कदम जंजीर हो गए। मास्क से झांकती स्याह गहरी आंखें तहय्युर से स्याह हिजाब के हाले में मुकीद उस चेहरे को देखने लगीं, जिस पर खिड़की से आती धूप धनक की तरह मुनक्किस हो रही थी। उस सुनहरे चेहरे से टकराकर धूप स्याह आंखों से टकराई। तभी उसने लरसती बंद पलकों की बाढ़ से आंसू फिसलते देखे और फिसल कर उसकी कनपट्टियों में जज्ब होने लगे। भीग जाती स्याह लांबी पलकें किसी की गहरी नज़र के इर्तकाज पर लरस गईं और खुली। वो दराज कामत शख्स जो चेहरा झुकाए अपनी स्याह आंखें तहय्युर और तज्जुब से फैलाकर उसे देख रहा था, उन खुलकर बेयकीनी से फैलती भीगी सुनहरी आंखों को देखकर ना समझ में आने वाले तलसम में खुद को जकड़कर महसूस करने लगा। वो जो गिरफ्तार करने की नीयत से आया था खुद गिरफ्तार हो गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान की बुलंदी से फरिश्तों की दिलचस्पी और ताज्जुब से झांकते झुरबट ने सुनहरी शौक की थाल उलट दी हो। उन सुनहरी आंखों ने स्याह अंधेर पड़ी लाइब्रेरी और झुककर खड़े स्याह शख्स को चंधिया कर यकसर सुनहरा कर दिया। इससे पहले कि वह लरस कर चीखती, सुनहरे से फसू ने अपना पर समेटकर उन स्याह गहरी मगर सर्द आंखों में खुद को मुकीद कर लिया। चीखना मत। अपने मास्क में लिपटे चेहरे के होंठों पर हाथ रखकर बेहद बहारी मगर मध्यम लहजे में तंबी करके वो पीछे हुआ। खौफ से कांपती आयत तेजी से सीधी होकर बैठी। ये भी याद नहीं था कि उसने हील्स उतार रखी थी। नंगे पांव खड़े होकर उसने अपने गिर्द चादर दुरुस्त की, जबकि वो स्याह लिबास और मास्क में मलबूस शख्स एहतियात से लाइब्रेरी को देखकर जीप से उससे पहले के कुछ निकालता। आयत तथीर वही लम्हा गनीमत समझकर तेज कदमों से भागकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। चौंक जाते शख्स ने इत्मीनान से चेहरा फेरा। वो जैसे ही हरकत के लिए तैयार था, तभी एक ही जिस्म में आगे बढ़कर उसको बाजू से जकड़कर अपनी जानिब खींचा। खौफ से आयत की हल्की सी चीख बरामद हुई और वो झटका खाकर उस शख्स के रूबरू आंखें फैलाकर उसे देखने लगी, जिसके सिर्फ सर्द बर्फ करती गहरी आंखें वाज़ेह थीं। उन आंखों के बदले तासुर पर वो तेजी से पीछे हुई, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। मोहतरमा, मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं है। उसकी बढ़ती मज़ाहमतों पर इस बार उसने पहला मुकम्मल जुमला बोलकर आयत को साकिन कर दिया। वो लहजा बेहद शाइस्ता, नरम मगर बेहद संजीदा और भारी था। उस शख्स की आवाज़ आम मर्दों की निस्बत बेहद भारी और गूंज वाली थी। दाएं हाथ से उसका बाजू नरमी गिरफ्त में यूं ही थामे उसने बाएं हाथ की उंगलियों में थामी तस्वीर उन शुजर सुनहरी आंखों के सामने लहराई। ये आप हैं? वो जो आंखें पाड़े उसको ही खौफ से घूरे जा रही थी। आंखों के सामने कुछ आने पर चौंकी, आंख झपककर उसकी निगाह तस्वीर से टकराई और खौफ से धड़कता दिल लरस के सुकड़ कर फैला। मास्क वाले शख्स ने लम्हे बाद तस्वीर उसकी आंखों के मुकाबिल से हटा ली। अब वो खुद वाज़ेह था। ये आपकी तस्वीर है? उसके खौफ से सफ़ेद पड़ते और लरसते वजूद को नज़रअंदाज करके फिर से तस्दीक चाही। हालांकि उस चेहरे से सब वाज़ेह था। मैंने नहीं ली, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये किसने ली है। उन आंखों में खौफ और दहशत के साए गहरे होकर फैलते देखकर उसने वजाहत दी। हालांकि उस वजाहत देने की ज़रूरत नहीं थी। आयत की लरसती पलकें उस साइड पर अभी तक हवा में लहराकर रखी तस्वीर तक गईं। वो आयत तथीर की ही तस्वीर थी, मगर उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। कोई भी जानने वाला उसे पहली नज़र में पहचान लेता और ये भी जान लेता ये तस्वीर उसकी बेखबरी में इसी जामे में ली गई है। मैरून लिबास में खड़ी, चेहरा फेरे, वो जामे की ऊंची दीवार पर बैठी बिल्ली के आगे खाने को कुछ रख रही थी। लेडी, आई एम नॉट अ स्टॉकर। तस्वीर से होकर खुद तक आती नज़रों पर एक बार फिर उन गहरी सी आंखों के मालिक शख्स ने गैर आरामदेह होकर वजाहत दी। तेजी से नफ़ी में सर हिलाकर पीछे होती आयत ने एक झटके से अपना बाजू उस नरम गिरफ्त से छुड़वाया। आप कौन हैं?
اس کے لڑکھڑاتے لہجے کے سوال پر وہ شخص تصویر اپنے لانگ کوٹ کی جیب میں رکھ کر ان ساکن آنکھوں کی جانب فرصت سے متوجہ ہوا۔ میں محافظ ہوں۔ شروع میں رک کر لفظ تلاش کر کے اس نے سادگی سے کہا، جبکہ سنہری آنکھیں جیسے اس جواب پر مطمئن نہیں ہوئی۔ ایک انجان مشکوک غیر مرد ویمن یونیورسٹی کے فن فیئر والے دن خاموش اور ویران لائبریری میں سیکیورٹی کے باوجود کیسے گھس آیا؟ کس کے؟ اب اس سوال میں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں تھی۔ اس کا ہمیشہ والا اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ تبھی قدرے دور ہو کے تن کر سوال کیا، جبکہ اس کے سوال پر مقابل لاجواب ہو کر لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ فی الحال تو اس کا۔ دوبارہ سے جیب میں سے تصویر نکال کر اس کے سامنے لہراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ آیت کو پریشانی گھیرنے لگی۔ اس کی بے خبری میں کس نے اس کی تصویر لی؟ کون اس پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ سامنے کھڑا شخص کون تھا؟ سچا یا جھوٹا یا محافظ؟ ایک ملاقات وہ اتنی بے یقینی اور دہلا دینے والی، اس میں یقین کر لینا ناممکن تھا۔ اس بات کی خبر نقاب پوش شخص کو بخوبی تھی۔ آیت! اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دروازے کے پار سے اونچی آواز کی پکار پر دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا، اور پھر اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر آیت بھاگ کر دروازے تک گئی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، اور پھر پلٹ کر اس کو دیکھا جو روشنی چہرے پر پڑتی ہی تیزی سے رخ پھیر کر کھڑکی کی جانب ہوا، اور ایک نظر سیاہ ہیلز پر ڈال کر وہ ایک جست میں لائبریری کی اونچی جھکی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باہر کود گیا۔ اس چھلانگ پر آیت کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس کی چیخ پر صدف تیزی سے اندر آئی اور اسے دروازے کے پاس بت کی طرح استادہ دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا آیت؟ اس کو یوں ننگے پاؤں خوفزدہ کھڑا دیکھ کر اس کا چونکنا بنتا تھا۔ ہاں کچھ نہیں۔ کرنٹ کھا کر اس نے اندر آتی صدف کو دیکھا اور پھر سنبھل کر لرزتے قدموں سے اندر آ کر اپنی ہیلز تیزی سے پہن کر ایک محتاط نظر کھڑکی پر ڈالی، اور پھر صدف کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باہر نکلی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس کے ساتھ تیزی سے کھنچتی صدف نے کوئی چوتھی دفعہ اس سے سوال پوچھا تھا، جس کا ایک بھی بار جواب نہیں آیا تھا۔ میں تمہیں کہہ رہی تھی نا، مجھے لگتا ہے کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ لڑکیوں کے ہجوم میں رک کر سانس لیتے ہوئے اس نے جیسے اپنی بات دہرائی، جبکہ صدف ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ یا اللہ، پھر وہی بات! یہاں کون تمہارے تعاقب میں آئے گا اور کیسے؟ اس کے پریشان سوال پر آیت کی پلکیں لرز کر جھکیں۔ شک اس شخص پر نہیں گیا تھا۔ وہ نظریں آج خود پر اس نے پہلی بار محسوس کی تھیں، جبکہ پچھلے 15 دن سے خود پر جو وہ گاہے بگاہے مشکوک نظریں محسوس کرتی آ رہی تھی وہ اور تھیں۔ اس کا دل پریشانی اور خوف سے پھٹ جانے کے قریب تھا۔ مجھے جامے کے باہر بھی لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اب کہ اس کی آواز مدھم ہوئی اور صدف چونک گئی۔ یہ بات وہ اسے پہلی بار بتا رہی تھی، ورنہ تو وہ ہمیشہ جامے میں ہی کہتی تھی۔ اور یہ بات تو مجھے اب بتا رہی ہو، پاگل لڑکی! صدف اتنی زور سے پریشانی سے مغلوب چلائی کہ کئی لڑکیوں نے چہرہ پھیر کر ان سب کو دیکھا۔ آہستہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کھینچتے ہوئے اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ تم نے کسی کو نہیں بتایا؟ صدف کو واقعتاً تشویش گھیرنے لگی۔ یہ بات کوئی عام نہیں تھی۔ کس کو بتاؤں؟ اس کے الٹے سوال پر صدف گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ کوئی خطرناک شخص بھی ہو سکتا ہے، صدف نے کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑا کر کہتے ہوئے آیت کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ اب کیا کریں آیت، تمہارا تو کوئی محافظ بھی نہیں ہے۔ صدف نے اس کے دونوں ہاتھ محبت اور اضطراب سے تھام لیے، جبکہ لفظ محافظ پر آیت تطہیر کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ مجھے باہر کا خوف نہیں ہے، یہاں جامعہ میں کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بہت خوفزدہ کر دینے والا احساس ہے صدف۔ وہ جیسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر صدف اس کو سمجھ سکتی تھی۔ چلو پریشان نہ ہو، اس کا بھی کچھ حل نکالتے ہیں۔ تیزی سے کہہ کر صدف اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کھانے کے سٹال کی جانب بھگا کر لے گئی۔ جانتی جو تھی کہ چٹپٹی اور مرچوں والے کھانے میں آیت تطہیر کی جان بستی ہے، اور وہ صحیح تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دنیا مافیا سے بے خبر بھاگ کر کبھی فاسٹ فوڈز کے سٹال پر کریں تو کبھی گول گپے والے کے پاس۔ یہ سامان اس لڑکی کا ہے؟ دلاور نے اسے سیاہ رنگ کا پیک ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر یقین سے کہا، جبکہ سلطان نے تعصب سے اس کو دیکھ کر نفیوں میں سر ہلایا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کہا بھی تھا چیک کر لو، ہو سکتا ہے اس لڑکی کا ضروری سامان گم ہو، مگر تم… آگے کچھ سخت کہنے سے اس نے خود کو بمشکل روک رکھا تھا، جبکہ دلاور ڈھیٹوں کی طرح مسکرا کر باہر نکل گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر مزید چند لمحے یہاں رکا رہا تو سلطان خان کا ہاتھ اٹھتے میں دیر نہیں لگنی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ کر اس نے چند پل کچھ سوچا اور پھر خود پر لعنت بھیج کر اس بیگ کے سامنے کی چھوٹی زپ کھولی۔ بغیر اندر جھانکے اس نے ہاتھ ڈالا اور پھر ہاتھ میں آدھا چھوٹا سا پرس کھینچ کر باہر نکال دیا۔ وہ سیاہ رنگ کا ہاتھ سے بنایا گیا کلچ تھا، جس پر گولڈن دھاگے سے آیت تطہیر لکھا تھا۔
लम्हे भर को उसका नाम देखकर उसके दिल की धड़कन थमी और फिर उसने ट्रांस में उस नाम पर उंगलियां फेरी। सर झटककर पर्स दोबारा से अंदर उसने ऐसे फेंका जैसे अफरियत हो और उठ खड़ा हुआ। उसे मुआरिज सिकंदर को उसके सबसे कमज़ोर, हसास और दिल गिरफ्ता पहलू से नहीं कुरेदना था। सब झगड़े और इख्तलाफ अपनी जगह थे और औरत का मकाम अपनी जगह। बैग हाथ में थामे वो तेज़ कदमों से बाहर आया। उसे ये बैग जल्द अज जल्द उसके मालिक के हाथ पहुंचाना था। पुराने वेयर हाउस की निस्बत सुल्तान खान का ऊंचे पहाड़ों पर बना पूरे मुजफ्फराबाद से अलग थलग पुराने ज़र्ज़ पर बनी खूबसूरत हवेली बहुत शानदार थी। यहाँ किसी ज़ू का गुजर नहीं था। गांव के बहुत से लोगों को तो ये भी मालूम नहीं था कि जंगलों और पहाड़ों को पार करके एक आलीशान महल नुमा हवेली भी कई सालों से यहाँ शान से सर उठाए खड़ी है। सुल्तान की जीप धूल उड़ाती हुई पहाड़ों के दुश्वार गुजार और कठिन रास्तों से होती हुई नीचे आबादी की तरफ दौड़ रही थी। तभी उसका मोबाइल बचा। स्क्रीन पर सैफ का नाम जगमगाते देखकर उसके खूबसूरत चेहरे के नकूश बिगड़े। एक तो इस तकसीम हुए शख्स को ज़रा चैन नहीं था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? सलाम दुआ के बजाय फाड़ खाते अंदाज पर सैफ ने सेलफोन तेज़ी से पीछे किया। काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो? सैफ ने कान में उंगली डालकर घुमाते हुए इत्मीनान से खैरियत की तरह सवाल पूछा। तकलीफ़ बताओ सैफ कमाल, जानता हूँ तुम्हारे मालिक को चैन नहीं है। वो भी सैफ कमाल को तपाने से कहाँ बात आ सकता था। कहाँ जा रहे हो? गाड़ियों के हॉर्न पर वो समझ गया कि सुल्तान कहीं बाहर है, मगर सुनगुन लेना ज़रूरी समझा। तुम मेरे नहीं उस अंधे के सेक्रेटरी हो, खबर भी उसकी ही रखो। तड़क कर कहते हुए खड़ाक से सेलफोन पैसेंजर सीट पर फेंक कर गाड़ी की स्पीड तेज़ की, मगर फिर जंगल की जानिब से गुजरती लड़की को देखकर तेज़ी से ब्रेक्स लगाईं। वो पागल लड़की रात के 7 बजे सड़क पर क्या कर रही है? पीछे गिरे हुड को अच्छी तरह सर पर जमा कर वो तेज़ी से गाड़ी की हेडलाइट सिलाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। आहट और तेज़ होती रोशनियों पर दहल कर वो तेज़ी से पलटी। न जाने उसकी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मल और मुस्बत क्यों नहीं होता था। कदमों की आवाज़ करीब आते महसूस करके वो तेज़ी से पीछे को हुई, मगर तब तक मुकाबले उसके ऐन सामने आ रुका था, मगर यूं कि आयत तस्वीर को उसका चेहरा तेज़ रोशनियों के हाले में नज़र नहीं आ रहा था। ये तफरीह का कौन सा वक्त है? वो भारी नहीं मगर बेहद सर्द और तंजिया थी। आयत का खून उस लहजे पर मुंजमद होने लगा। आप अपना रास्ता नापें। कांपती आवाज़ ने जैसे उसे साफ हरी झंडी दिखाई थी। स्याह घनी भवें उस कमज़ोर दीदा दलील पर इकट्ठी हुई। अपना सामान ढूंढने के लिए ये कौन सा वक्त है? अब के उस सवाल पर आयत ने करंट खाकर चेहरा उठाया। लम्हे भर को उसके रोंगटे खड़े हुए। ये तय था कि उसकी ज़िंदगी में कभी नॉर्मल कुछ नहीं हो सकता था। कौन है आप? लहजे की लड़खड़ाहट छुपाई नहीं छुप सकती थी। सुल्तान खान को अब बेजारी घेरने लगी। कुछ कहे बगैर तेज़ कदमों से वो वापस अपनी जीप तक गया और फिर पैसेंजर सीट की खुली खिड़की से वो स्याह बैग उठाकर उस तक आया, जिसे तेज़ रोशनी में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। ये आपका सामान। उसका बैग सामने लहरा कर उसने आयत तस्वीर को पहले शस्तर किया, फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आंखों पर शेड की तरह हाथ रखकर उसने दूसरे हाथ से बैग सुल्तान खान के हाथों से जोर से झपट लिया। या अल्लाह! अपने बैग पर हाथ फेरकर बेयकीन और खुशी से मकदूब होकर उसने बैग को दोनों हाथों से थामकर सीने से लगाया, जबकि सुल्तान खान के उठे दोनों हाथ पहलू में आ घिरे। सब आंखें हैरत भरी दिलचस्पी से उस लड़की का इतनी बेज़रूरत सी बात पर जोशो खरोश देख रही थीं। तुम मारिज सिकंदर को जानती हो? हकीकत का इदराक होते ही उसने खुद को झटक कर सवाल किया, जबकि उस सवाल पर सख्ती से हाथों में भींच रखा बैग हाथों के बेदम होने पर पहलू में आ घिरा। अंधेरे और चुंधियाती खामोशी में भी वो सामने खड़ी साकी लड़की के तासुरात नहीं देख सकता था। देख लेता तो जान से जाता। संभल कर तेज़ी से झुककर उसने अपना बैग उठाकर कांपती मगर मजबूत गिरफ्त में पकड़ा, जैसे दोबारा इस बैग को खोने का उसका कोई इरादा नहीं हो। नहीं, ना देखने के बावजूद भी वो खुद पर सवालिया नज़रें महसूस कर सकती थी। संभल कर बोली, जबकि सुल्तान का कहका बेसाख्ता था। उसका कहका अजीब मुस्तूही और खोखला सा लगता था, जिसे बौखलाहट और लड़ज़ाहट के बावजूद आयत ने परख लिया था। उस कमीने से भी पूछा तो यही जवाब आया था। बड़े इत्मीनान से आयत के कदमों के नीचे से ज़मीन घसीट कर खींच ले गई। क्या कोई मुआहदा कर रखा है कि कोई आशनाई का पूछेगा तो साफ मुकर जाएंगे? वो शख्स दिलाने के फ़न से आशना था। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ आयत ने बहुत से जज्बात अपने अंदर ही दबा लिए, जिनमें सरे फहरिस्त शदीद तैश था। उस मुकाबिल शख्स ने उसका सामान ढूंढ कर दिया था। मैंने जान भी बचाई थी इसी जंगल में आपकी। वो जैसे उसका जहन पड़ गया था, तभी महजूज होकर टुकड़ा लगाया, जबकि आयत चौंक गई। बगौर उसको देखना चाहा, मगर रोशनी ने एक नक्श भी वाज़ेह नहीं होने दिया।
آپ نے مجھے اس دن یہاں سے تیج کی جگہ ممنونیت نے لے لی، جبکہ اس کے لہجے اور انداز کے بدلاؤ پر سلطان خان کی دلچسپی مزید گہری ہونے لگی۔ سامنے کھڑی لڑکی سے پہلو تہی کرنا آسان نہیں تھا، تو پھر مارے سکندر کیسے کر رہا تھا؟ کیوں کر رہا تھا؟ جی، میں نے آپ کو اس دن، اسی کے انداز میں تصدیق کی گئی، یعنی اس کو اس دن سفیر شہزاد اور لگڑ بگوں سے بچانے والا یہی شخص تھا۔ وہ ایک بار پھر اس شخص کی مقروض ہو گئی تھی۔ اٹھی ہوئی گردن ایک دم جھکی، انداز میں پہلے والی تند خوئی اور بیزاری نہیں تھی، جبکہ اس کے بدلتے انداز پر سلطان خان کو کچھ بہت اندر تک مضطرب کر گیا۔ آپ کا بے حد شکریہ، چہرہ جھکا آہستگی سے کہہ کر وہ بیگ کو مضبوطی سے تھامے اس کے برابر سے ہو کر نکلی، جبکہ سلطان پلٹ کر اس کو جاتے دیکھنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ کچھ اندیکھا سا تھا اس دور جاتی ہوئی لڑکی کی ذات میں، جو اپنی جانب پوری قوت سے کھینچ کر باندھتا تھا۔ تبھی تو اتنے سال گزرنے کے باوجود مارد سکندر جیسا اڑیل شخص اپنا دل اس لڑکی کے باندھے حصار سے آزاد نہیں کروا سکا تھا۔ وہ دونوں جامعے سے واپسی پر بھی سارا راستہ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی آئی تھیں۔ کریم نے پہلے آیت کو اس کے گھر اتارا، جو صدف کی ہدایت پر تیزی سے اندر چلی گئی، جبکہ صدف کو لے کر کریم اگلی گلی کی جانب بڑھ گئی، جہاں صدف کا گھر تھا۔ اندر آ کر کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر کے ہیلز پھینک کر وہ بے دم سی بستر پر گر گئی۔ یہ احساس کہ اس کے تعاقب میں پچھلے 15 دن سے تھا، اب تصدیق پا چکا تھا، اور بہت ہی خطرناک احساس تھا۔ وہ اس کی تصویر کس نے کھینچی ہوگی؟ اس انجان شخص کے پاس کیسی آئی؟ وہ اس تصویر کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ حالانکہ آیت کا حق تھا پوچھنا، وہ تصویر اس کی جو تھی، مگر کیوں؟ پھٹتے دماغ کے ساتھ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے حجاب آہستگی سے کھول کر اتار کر بستر پر رکھا، اور بال ایک جھٹکے سے کھولے۔ سیاہ اور اخروٹی رنگ کے گہنے سیاہ بال اس کی پشت سے ہوتے ہوئے بستر پر بکھر گئے۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کے بال سنہرے نہیں تھے، البتہ دھوپ پڑنے پر ان کا اخروٹی رنگ نمایاں ہو جاتا۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ اپنے مسائل کا حل سوچ رہی تھی، مگر کوئی حل سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ دل اس اچانک پڑتی افتتاحات پر کانوں میں آ کر دھڑکنے لگا۔ کون؟ اپنی آواز پر مشکل سنبھال کر آہستگی سے دروازے کے قریب آئی، جبکہ دروازہ پھر ایک بار زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ مہارانی صاحبہ، میں ہوں۔ چچی کی پاٹ دار آواز پر اس نے ماتھے پر چمکتے ننھے پسینے کے قطروں کو ہتھیلی سے پھونچ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی کوثر چچی نے اسے سرتا پا سرد نظروں سے گھورا۔ کہاں مر کب گئی تھی؟ ان کے سوال پر گہرا سانس لے کر بغیر جواب دیے وہ پیچھے ہوئی۔ کچن کا سارا کام میں نے جانے سے پہلے کر دیا تھا، اس لیے میرے اوپر چیخنے سے بہتر ہے اپنی بیٹیوں کو بھی کام کرنے کا کہیں۔ اس کے صاف ٹھنڈے ٹھار انداز پر کوثر چچی نے اسے تلملا کر دیکھا۔ مجال ہے جو یہ فتنی انہیں کچھ کہنے کا موقع دیتی۔ تمہارے چچا کو پیسے چاہیے، پورا گھر تل پلٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنا مطلب نکلوانا تو لہجہ خود بخود دھیما ہوا، جبکہ ان کو جھاگ کی طرح بیٹھتے دیکھ کر آیت کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ آج کتنے پیسے ہار آئے ہیں؟ الماری کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا لہجہ سرسری سا تھا، جیسے چچا کے پیسے ہارنا، چچی کا پیسے مانگنا اور اس کو پیسے دیتے رہنا کوئی معمول کا حصہ ہو۔ کئی سال پہلے کے ہوئی تماشے کے بغیر وہ بغیر کچھ کہے پیسے دے دیتی تھی۔ اب تم حساب رکھو گی؟ ان کے سوال پر الماری سے سفید لفافہ نکال کر ان کی جانب بڑھتی آیت مسکرا دی۔ نہیں، اندازہ لگانا ہے کہ وہ دن کتنا دور ہے جب چچا اپنی بیٹیوں اور مجھے ہار آئیں گے۔ اس کی بات پر لفافہ تھامتی کوثر بیگم کا چہرہ پھیکا پڑا۔ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ان کے پر یقین لہجے پر لمحے بھر کو آیت کو بھی ان پر ترس آنے لگا۔ وہ اپنے شوہر کی ستائی ہوئی تھیں، اس کا کیا بگاڑ لیتیں؟ ایسا نہ ہو اسی لیے میں بغیر کوئی سوال جواب کیا پیسے آپ کو دے دیتی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کوثر چچی، چچا کے جن سے تعلقات ہیں وہ ہارنے والے سے ہر بار رقم نہیں وصولتے۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا، جبکہ کوثر بیگم کو بالکل چپ لگ گئی۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی، تبھی تو اس گھر کی چاروں عورتیں کسی بھی ناخوشگوار حادثے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ لفافہ مضبوطی سے تھام کر کوثر بیگم مزمل قدموں سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پہلے والی مضبوطی ان کے قدموں میں نہیں رہی تھی، جبکہ آیت گہرا سانس لے کر وضو کرنے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی ڈگریاں اور CV لے کر وہ مظفرآباد کے کالج آ گئی۔ وہ صرف لڑکیوں کا کالج تھا، مگر وہاں میل سر بھی تھے۔ ایک دھڑکا اس کے ساتھ یہاں بھی سفر کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اخبار میں لیکچرر کا اشتہار دیکھ کر MS کی ٹاپر آیت نے اپنی قسمت یہاں آزمانے کا سوچا۔ یہاں اگر کچھ عرصہ پناہ لینی ہی تھی تو اپنا پورا بندوبست بھی کر کے رکھنا تھا۔ پرنسپل سے مل کر مثبت اشارہ ملتے ہی وہ ہلکے پھلکے دل کے ساتھ پرنسپل آفس سے نکل آئی۔ بہت سے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا۔
ऑफिस से निकलकर पुरसकून कॉलेज की राहदारियों से गुजरते हुए उसे ज़माना याद आने लगा। यकीनन सब बच्चों की क्लासेस की हो रही थीं, वरना यहाँ एक कोहराम बरपा होता। यूं ही राहदारी को मुड़ मुड़ करते ही उसकी निगाह पार्किंग लॉट में रुकी गाड़ी में से निकलते शख्स से टकराई। वो वही था, मारिद सिकंदर, हमेशा की तरह स्याह ग्लासेस आंखों पर टिकाए, सफ़ेद धारियों वाली स्याह शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस। सैफ ने उसके बराबर खड़े होते ही उससे कुछ कहा, तभी उसके चेहरे को मुस्कुराहट छू गई। वो मुस्कुराहट देखकर कोई भी अपनी उम्रों के खसारे भूल सकता था, मगर आयते तथीर के रुकते दिल को वो सारे खसारे एक एक करके याद आने लगे। वो यहाँ क्या कर रहा था, क्यों आया था, जैसे सवालात उसके जहन से मख्फी होने लगे। तभी राहदारी के आखिरी हिस्से से आती लड़की की टक्कर उसे लगी और उसने चौंक कर चेहरा फेरा। आई एम सॉरी, वो लड़की उसको लड़खड़ाते देखकर नदामत से कहने लगी। कोई बात नहीं, बामुश्किल चेहरे के तासुरात संभाल कर मुस्कुराते हुए कहकर वो तेज़ी से पलटी और फिर सीढ़ियों तय करके नीचे उतरकर पार्किंग लॉट के करीब से गुजरने लगी। मिस आयत, आप यहाँ? वो जो तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगी थी, सैफ कमाल की पुकार पर तिलमिला कर रह गई। जी मैं। अब आप मुझे जानते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि जब जहाँ जिस वक्त देखेंगे पुकार कर रास्ता रोक लेंगे। बगैर किसी लिहाज के पलट कर जवाब दिया गया, जबकि सैफ सलाम दुआ के बजाय इस जवाबी हमले पर नासमझी भरी हैरत से पीछे हुआ, जबकि उस आवाज़ पर मारिद सिकंदर ने पलटने की गलती नहीं की थी। उस आवाज़ पर एक बार पहले पलटकर पत्थर का हुआ था, दोबारा ये गलती नहीं की जा सकती थी। उस चेहरे को देखना उमर को रोग लगा चुका था, आंखें पत्थर हुई थीं, वजूद बचा कर रखना ही था। संजीदा नज़र बौखलाते हैरान से खड़े सैफ से होती हुई अपनी जानिब पुश्त के खड़े शख्स तक गई, जो सैफ कमाल से कदरे साइड पर चेहरा गाड़ी की सिमत के गाड़ी के खुले दरवाजे के ऊपर हाथ रखे खड़ा था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। सैफ हकीकतन शर्मिंदा लग रहा था, यूँ महसूस हो रहा था जैसे उस पर किसी ने घड़ों पानी फेंक दिया हो। बिल्कुल बुरा लगा है, आप लोगों ने मेरा ख्याल किया, मुझे अमान दी, मैं आप सबकी बहुत एहसानमंद हूँ, मगर मुझे दोबारा आवाज़ मत दीजिएगा। वो जैसे नाक तक आजिज़ आई बैठी थी। हवन्नक होते सैफ ने शर्मिंदगी और नासमझी से मगलूब होकर तेज़ी से इस बात में सर हिलाया। उसके बराबर खड़े शख्स पर बिना दूसरी नज़र डाले वो तेज़ कदमों से पलटकर कॉलेज का दरवाज़ा पार कर गई। सैफ ने कदरे पीछे होकर मारिद सिकंदर के चेहरे को देखा। क्या आप वाकई में शायद को नहीं जानते? लम्हे की खामोशी के बाद उसके साकुन वजूद में जंबिश सैफ कमाल ने की, जबकि गहरा सांस लेकर मारिद उसकी जानिब पलटा। गाड़ी का दरवाज़ा तक थाम रखा था। क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूँ? उसके बेतासुर सवाल पर सैफ ने उसे बगौर देखा। उसके ग्लासेस ने वो आंखें छुपा रखी थीं, जो कभी जज्बा और गहराई से लबरेज हुआ करती थीं। लिख कर दें तब भी नहीं मानूंगा। सैफ ने इस बार बात ख़त्म नहीं की, बल्कि अपने मौक़िफ़ पर अड़ गया। मारिज पहली बार उसके अंदाज पर चौंका था। इस खंदक वाली ज़ुबान के मालिक सुल्तान के साथ घूम फिर कर तुम्हारी भी ज़ुबान तेज़ हो गई है, नहीं? मारिज का लहजा सख्त नागवार था, जबकि सैफ ने मुस्कुराहट दबाई। आप मिस आयत की आवाज़ सुनकर पत्थर होना छोड़ दें, मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूँगा। नरमी से कहकर उसने सफ़ेद स्टिक मारिज के हाथ में पकड़ाई और ख़ुद आगे बढ़ गया, जबकि पीछे साकिन रह जाता मारिज सिकंदर एक बार फिर पत्थर का हुआ था। वो नाम, उसका जिक्र मारिज सिकंदर को यूं ही सालों की तफरीक भुलाए पत्थर का कर देता था। कौन सी रुत है ज़माने में हमें क्या मालूम, अपने दामन में लिए फिरती है हसरत हमको। ज़ख़म ये वसल के मरहम से भी शायद ना भरे, हिजर में ऐसी मिली है अब के मुसाफत हमको। कैसे मालूम करेंगे उस लड़की की तस्वीर किसने बनाई? वो सब फिर से स्क्वायर वन पर आ रुके थे। दिलावर ने सवाल के बाद खामोशी पर चेहरा फेर कर उसको देखा, जो न जाने किस सोच में गुम जामे के नक्शे पर निगाह जमाए बैठा था। सर, दिलावर की पुकार पर मारिद ने चौंक कर चेहरा उठाकर उसको देखा और फिर ताजुब से अपने इर्द गिर्द। वो उसके जामे की लाइब्रेरी में नहीं बल्कि अपने हाइड आउट में था। उसका इदराक उसकी तहीर में मुब्तला स्याह आँखों को अब जाकर हुआ। खनखा कर सीधा होते हुए उसने गर्दन की पश्त पर हाथ फेरा। क्या मालूम वो लड़की जानती हो और झूठ कह रही हो? दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हूद ने दिलावर का अंदाज़ा बखूबी सुना, जबकि मारिद ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो लड़की बेखबर और लाइल है। उसके यूँ बर्जिस्ता कहे जाने पर हूद ने उसे बगौर देखा। ये क्या बात हुई बेखबर और लाइल? मुझे तो ये उस लड़की की कारिस्तानी लगती है। उन सबके सामने कॉफ़ी का मग रखते सैफ ने हकीकतन मुंह बनाया, जबकि मारिज ने खफकी से उसे देखा। जबकि हूद मारिज की उन नज़रों पर चौंक गया। उसको कुछ बुरा लगा था, मगर क्या? सुल्तान के साथ रह रहकर तुम्हारी ज़ुबान के आगे भी खंदक आ गई है।
मारिज ने जिताना ज़रूरी समझा, जबकि सैफ ढीठों की तरह हंस दिया। सुल्तान के साथ मिलाने को वो किसी आज़ाद से कम नहीं समझता था। तुम कैसे कह सकते हो वो लड़की बेखबर और लाइल्म है? हूद ने उसकी फिर से तवज्जो असल बात की जानिब मबजूल करवाई। लाखों मुजरिमों से मेरा वास्ता पड़ चुका है हूद, बेखबरी और लाइल्मी को एक नज़र में पहचान सकता हूँ। उसके पुरयकीन लहजे पर हूद ने मुत्तफ़क़न सर हिलाया। वो ठीक ही कह रहा था, उसके अंदाजे कभी गलत नहीं होते थे। तो ये यकीन से कही बात कैसे हो जाए? उस लड़की को यही मालूम नहीं था कि उसकी किसी ने तस्वीर बनाई है, तो बनाने वाले को कैसे पहचानेगी? उसका अंदाज हतमी था। हूद, सैफ और दिलावर ने एक दूसरे को मुस्कुराती नज़रों से देखा। वो सिर्फ औरतों के बारे में कुछ भी कभी यकीन से नहीं कहता था, और अब तो फिर दोबारा सुल्तान को भेजना चाहिए। हूद ने अपनी राय का इजहार किया, जबकि मारिज सिकंदर खबरदार कहकर हत्थे से उखड़ के रोज था। उस पर उन तीनों ने दग नज़रों से उसे देखा, जो एहसास होते ही खफ़त से कुर्सी पर बैठा। ये आज सुल्तान से कुछ ज़्यादा ही खार खाने की कोई वजह? हूद के तंज़ीह अंदाज पर उसने पहलू बदला। कुछ था जो उसे इस तरह में मुब्तला कर रहा था। वैसे ही कह रहा था, तुम्हें मालूम था वो किस कदर मफाद परस्त है। हूद की खोजती खुद पर टिकी नज़रों से निगाहें चुराकर उसने करामत पहलू उठाया, जिससे वहाँ मौजूद सब अफराद को इत्तफाक था। कहाँ? हूद ने उसे उठते देखकर हैरानगी से कहा। मैं बस आ रहा हूँ, कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। उलझ के कहते हुए तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। पीछे से दिलावर और सैफ दोनों ने बैक वक्त हूद को देखा। क्या इस बार मैं भी तुम दोनों की तरह गाफिल हूँ? उन दोनों की नज़रों पर उसे तेजी से कहना पड़ा, जबकि दिलावर और सैफ सर झटक कर फिर से कागजात के पलंदे की जानिब मुतवज्जे हो गए। मारिज के आने से कबल उन्हें कुछ ना कुछ ढूंढना ही था। आज सदफ अपनी अम्मी की तबीयत खराबी की वजह से जल्दी घर चली गई थी। चंद लम्हे क्लास से फारिग होकर वो यूं ही ग्राउंड में बैठी रही, मगर इसे खुद पर बहुत सी नज़रें महसूस होने लगीं। कोई इसके ताक़ुब में है, ये ख्याल उसे कहीं भी चैन नहीं लेने दे रहा था। बैग कंधों पर डालकर वो तेज़ी से उठी और फिर उसके कदम जामे की इमारत को दूर छोड़ते जा रहे थे। पलट कर उसने फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी की तस्वीरों से भरी दीवार को देखा। वो तस्वीरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी समाजी किरदारों, हीरोज़ और लीडर्स की थीं। इर्द गिर्द ट्रैफिक के शोर ने उसे चौंका दिया। सर झटककर तेज़ कदमों से वो बगैर किसी बस स्टॉप पर रुके आगे बढ़ रही थी। इसे हर बार यूं लगता कि अगर वो रुक गई तो पीछे से कोई आकर उसकी गर्दन दबोच लेगा। ट्रैफिक का शोर कहीं बहुत पीछे छोड़कर वो अब शहर के अंदरूनी और कदरे सुनसान गलियों में तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई थी। तेज़ होती धड़कनों के साथ उसके कदमों को पहिए लगने लगे। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप इस एड्रेस को जानती हैं? एकदम थमते कदमों के साथ किसी गैर शनासा आवाज़ ने उससे सवाल पूछा, और वो खुद को ढेरों सारा कोस कर पलटी। हर किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं होती। सामने खड़ा शख्स उस चेहरे के खौफ को भांप गया था, तभी आगे नहीं बढ़ा। मुझे गलत मत समझें, यहाँ आसपास कोई है नहीं और मुझे अपने खाला के घर की तलाश है। उससे कई कदम दूर खड़े मर्द का लहजा शाइस्ता था। गैर महसूस अंदाज में अपने बैग से छोटा सा चाकू निकालकर वो गहरा सांस भरकर उसकी जानिब बढ़ी, जिसने हाथ में थामी पर्ची आगे बढ़ाई हुई थी। ये एड्रेस तो सामने वाली गली का है, वो घर जिसका पता उस पर्ची पर था, आयत के घर की लंबी कितारों में कहीं था। उस शख्स ने चेहरा उठाकर आयत के हाथ के इशारे की जानिब एक नज़र देखा और अगले ही लम्हे वो तेज़ कदमों से उसकी जानिब बढ़ा। जो फासले से कुछ बताने वाली थी, इतनी गाफिल नहीं थी। तभी चौकन्ना होकर तेज़ी से पीछे हुई। उस शख्स ने एहतियात से सुनसान पड़ी गली को देखा और फिर जेब से पिस्तौल निकालकर उस पर हमलावर हुआ। चीख कर चेहरा फेरते हुए उसने लरसते हाथों में थामा चाकू का वार किया, और तभी उसे ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। पीछे पलटकर उसने दोनों हाथ होंठों पर रखते हुए उस शख्स को देखा, जो कराहकर दूर दीवार से जा लगा था, यूं जैसे किसी ने उसे ज़ोरदार लात मारी हो। खौफ से फटती आंखें ना समझी से अपने मुकाबिल पर गईं। अगर उस शख्स को चाकू नहीं लगा था तो फिर? चेहरा फेरती उसकी चीख वाज़ेह थी। सियाह लिबास में मलबूस वही शख्स उसके मुकाबिल था, जिसे 3 दिन पहले उसने लाइब्रेरी में देखा था, और आयत का हमला यकीनन उसके हथेली को ज़ख्मी कर चुका था। आयत पर नज़र डाले बगैर वो तेज़ी से उस गिड़गिड़ाते शख्स तक गया और उसको गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए उठाकर सामने किया, मगर वो शख्स अब संभल चुका था। तभी उसने उठकर अपनी लात घुमाई, मगर वो नकाबपोश काफिल नहीं था। उसकी लात फुर्ती से जकड़कर उसने मजबूत मुक्का बनाकर उसके सीने पर मारा, और इस बार वो कराहकर पीछे नहीं गिर सका। आयत दोनों लरसते हाथ होंठों पर रखे उस नकाबपोश और उस हमलावर को लड़ते देखती रही, और फिर नकाबपोश ने उस शख्स को बेहोश कर दिया था। झुककर उस शख्स के कपड़े टटोलकर उसमें से वॉलेट और सेलफोन निकालकर वो सीधा हुआ। तभी निगाह उस डरी सहमी खड़ी लड़की तक गई। लम्हे भर में वो उसे भूल ही गया था।
जल्दी से वॉलेट और सेलफोन जेब में डालकर उस जानिब बढ़ा जो उसके बढ़ते कदमों पर तेजी से पीछे हुई। निकाब पोश ने आगे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथ सीधे करके मफाहमती अंदाज में यूं हवा में लहराए जैसे बताना चाह रहा हो कि उसको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। उसके दाएं हाथ पे लगे लंबे कट से खून बहकर कलाई की सिमट जा रहा था, मगर वो उससे काफिल था। आप ठीक हैं? करीब आकर जिस मुतफक्किर लहजे में सवाल किया गया उस पर आयत की आंखों की सतह भीगने लगी। वो अपना जख्म भूले उसके बारे में पूछ रहा था। क्या आप ठीक हैं? उसके लरसते लहजे और दुबदबाई आंखों में कुछ ऐसा था कि निकाब पोश थम गया। स्याह गहरी आंखों में नासमझी उतरी और फिर उस लरसते इशारे पर उसने हवा में लहरा कर रखे हाथ को नीचे करके अपने सामने किया और फिर हंस दिया। वो अपने इस जख्म और हंसी से बिल्कुल गाफिल मालूम हो रहा था। जी मैं ठीक हूँ। वेरी गुड, आपका हमला मोहलिक है। उस घबराकर सफेद होते चेहरे को नरमी से देखकर मुस्कुराते लहजे में दाद दी गई, जबकि सुनहरी आंखें नासमझी से फैलीं और वो आंखें, वो चेहरा। निकाबपोश ने तेजी से नजरें फेरकर दूर दीवार के साथ पड़े शख्स को देखा। यह शख्स जामे से आपका पीछा कर रहा है। उस पुरवसूख लहजे पर आयत की नज़रें भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में उस बेहोश ताक़ुबकार तक गईं और फिर उसी तेज़ी से निकाबपोश तक वापस आईं, जो अभी तक चेहरा पेरे उस बेहोश वजूद को देख रहा था। और आप? इस सवाल का हक था। ज़ाहिर है ऐसे ख़तरनाक हालात में उसका सब पर शक करना जायज़ था। भला उसे कैसे मालूम था कि उसका जामे से ताक़ुब किया जा रहा है? मैं भी। चेहरा वापस उसकी जानिब फेरकर मुख्तसर मगर अपनी पिछली बात को मुकम्मल करता जवाब दिया। आयत ने बेयकीनी से उसको देखा, जिसकी स्याह आंखों में सारे ज़माने की चमक और गहराई थी। आपका बहुत शुक्रिया, नज़रें झुकाकर उसने संजीदगी से कहा। वो मुश्किल हालात में भी जल्द संभल जाने वाली थी। खामोशी से अपना बैग सामने करके उसमें से सुर्ख और स्याह सिल्क का रुमाल निकालकर उसके सामने किया। निकाबपोश की नज़रें उसके चेहरे से हाथ तक गईं, नासमझी से। आपका खून निकल रहा है। वो अब संभल चुकी थी। हमेशा वाला एतमाद लौट आया था। निकाबपोश ने उसके हाथ से रुमाल लेकर अपनी हथेली के इर्द गिर्द अच्छी तरह बांध के चेहरा उठाकर उसको यूं देखा जैसे कह रहा हो अब ठीक है। इस बात पर सर हिलाकर आयत आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। उसको नहीं मुस्कुराना चाहिए था। ऐसे मुश्किल वक्त में कौन मुस्कुरा सकता था? निकाबपोश की स्याह आंखों की स्याह पुतली अपनी हुजम से फैलकर सामने मुस्कुराते चेहरे को देखे गई। उन आंखों ने हज़ारों साल की थकन को हंसकर मात देती ऐसी दिलकश मुस्कुराहट आज से पहले कभी नहीं देखी थी। आपका फिर से बहुत शुक्रिया। नरमी से एक बार फिर से मगर एतमाद के साथ शुक्रिया अदा किया गया। निकाबपोश ने दिल के मकाम पर हाथ रखकर सर को झुकाते हुए उस तशक्कुर को दिल से कबूल किया, जबकि उस पर एक आखिरी नज़र डालकर आयत तथहीर उसके सामने बराबर से होकर निकलती चली गई। चेहरा फेरकर वो निकाबपोश मजबूत कदमों से जाती उस लड़की को तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम अभी तक वहाँ जमकर क्यों खड़े हो? कान में लगे ट्रांसपेरेंट एयरफोन से झुंझलाकर सवाल किया गया, जबकि सर झटक के वो निकाबपोश तेज़ी से उस बेहोश पड़े वजूद तक गया और फिर वहाँ से SUV आकर रुकी, जिसमें से निकलते दो निकाबपोश ने उस बेहोश पड़े शख्स को उठाकर गाड़ी में फेंका, जबकि उन बाकी निकाबपोश से कदरे लंबा कद और वर्जिशी जिसामत वाला शख्स दरवाज़ा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया और फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और उस गाड़ी के मंजर से भागते ही वहाँ सिर्फ गर्दो गुबार रह गया। अरे अरे, आप तो हमारे घर से यूं भागे हैं कि पलट कर देखा ही नहीं। वो जो कॉलेज से वापसी पर जा रही थी सामने गाड़ी से उतरते शख्स को देखकर सिर्फ एक बार ठटकी और फिर बगैर दूसरी नज़र डालकर तेज़ कदमों से बराबर से गुजरी, जबकि बाल खुजाकर काशिफ मतीन फुर्ती से उसके सामने आया। कुछ दिन और हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया होता। वो जो झटका खाकर रुकी थी चेहरा फेरकर खून आशाम नज़रों से उसको देखा, जबकि काशिफ मतीन ठटक गया। सामने खड़ी लड़की की सुनहरी आंखों में वो नहीं थी जो सईद हवेली में थी। वो खौफ से लरसती आंखें कहीं भी नहीं थीं। शराफत से मेरे रास्ते से हट जाएं, इंतहाई संजीदगी से चबा चबा कर कहा गया, जबकि उसके अंदाज पर काशिफ के होंठ सीटी बजाने के अंदाज में गोल हुए। मैंने कब रास्ता रोका है? चादर में छुपे चेहरे को कमीनी नज़रों से देखते हुए उसने आयत का फिशारे खून बुलंद कर दिया। उसकी कमीनी मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करके वो साइड से गुजरने लगी और उसी तेज़ी से काशिफ मतीन आगे आया। कुछ कदम दूर खड़ी स्याह जीप में बैठे शख्स ने मुठियाँ भींचकर ये मंजर देखा और फिर चेहरे पर कपड़े का स्याह मास्क पहनकर बाल हेयर बैंड की मदद से पीछे किए वो एक जुस्त में जीप से उतर आया। उसकी सब्ज़ आंखें तैश से जल रही थीं। मेरे ख्याल से आपको शराफत की ज़ुबान समझ में नहीं आती।
आयत ने ठहर कर सर्द नज़रों से उसको देखा, जबकि काशिफ ने मस्कीनियत से कंधे अचका दिए। जबकि चंद लम्हे उसके चेहरे को तनफ्फुर से घूरती आयत ने अपना स्याह स्नेकर्स वाला पैर उठाकर पूरी कुव्वत से खुद को निहारती नज़रों से देखते काशिफ मतीन की टांग पर मारा। वो जो इस हमले की तवक्को नहीं रखता था, कराहते हुए लड़खड़ाकर पीछे हुआ, जबकि आयत उस पर दूसरी नज़र डाले बगैर पलटी और तभी अपने ऐन पीछे खड़े शख्स को देखकर चौंक गई। स्याह मास्क से झांकती सब्ज आंखों में मुस्कुराहट के साथ महसूस होने का तासुर था। उन आंखों और उस शख्स को देखकर वो लम्हे भर को चौंकी और फिर तेज़ कदमों से उसके बराबर से निकली। कराहते काशिफ ने सीधा होकर सामने से पलटते सुल्तान खान को देखा और तिलमिलाकर रह गया। इस जंगी से वो पंगा नहीं ले सकता था। मारिद सिकंदर अंधा था, ये नहीं। उस ठंडे मिजाज शख्स की निस्बत ये चीड़ फाड़ डालने वालों में से था। अपनी टांग से हिलाकर नफरत से नीले पड़ते चेहरे के साथ वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगा कर ले गया। आपका हॉस्टल तो उस सिमत नहीं। पीछे से आती सवालिया पुकार पर आयत नहीं ठहरी। उसे यहाँ के किसी शख्स से वास्ता रखना ही नहीं था, चाहे वो कितना ही मेहरबान और आसानियाँ फराहम करने वाला क्यों ना हो। अगर आपको डर है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कदरे तामुल के बाद जो ऑफर पेश की गई उसे अगर सैफ, दिलावर या फिर मारिद सुन लेते तो गश खाकर गिर पड़ते, बल्कि नहीं, मारिद सिकंदर गश खाने से पहले उसका कत्ल कर गुजरता। आयत अभी भी नहीं ठहरी। उसके दूर जाते कदमों को चंद लम्हे वो बगौर देखता रहा और फिर उसकी सब आंखें खबासत से चमकी। मास्क के नीचे छुपे होंठ मुस्कुराहट में फैले। वही तरीका उस पर भी ट्राई करने वाला था जो मारिद सिकंदर पर करामत था। तुम और मारिद सिकंदर एक दूसरे को जानते हो? उस सवाल पर तो एक भागती दौड़ती कायनात साकिन हो सकती थी। आयत तथहीर क्या थी। क्या तुम वो उदासी दूर कर सकते हो जो सारे आईने तोड़ देने के बाद दीवारों में घुस जाती है? क्या तुम वो धुआं बाहर निकाल सकते हो जो सारी तस्वीर जलाने के बाद हलक में भर जाता है? क्या तुम उस गुलदान को जोड़ सकते हो जो किसी जाने वाले ने हाथ से गिरा दिया हो? क्या तुम वो आवाज़ें वापस ला सकते हो जो किसी मोड़ के आगाज़ पर गायब हो जाती हैं? क्या तुम कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर सकते हो जिससे मैं दरियाफ्त कर ली जाऊँ? फातिमा महरूम। उन थमते कदमों पर पीछे खड़े शख्स के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई और फिर वो तेज़ कदमों से उसके मुकाबिल आया। चेहरे पर चादर का निकाब था, तभी वो उन तासुरात को देखने से महरूम रही जो मारिद सिकंदर के होते थे। ये नाकामी बहुत बड़ी थी। मैं उस शख्स को जानती हूँ या नहीं जानती, इससे आपका क्या वास्ता? मेरी मदद करके एहसान किया है तो मोहसिन ही रहें। सर पर चढ़ने की इजाज़त मैं किसी को नहीं देती। उस कड़ते लहजे और अंदाज पर सुल्तान खान बेहद मुतासिर हुआ। चंद लम्हे वो उन शोला उगलती आंखों को देखता रहा। गुड, यानी वो तुम्हारे दिल में नहीं रहता। अगर रहता तो तुम भी मारिद सिकंदर की तरह पत्थर की हो जाती। उस लहजे में बेहद खुशी थी, जबकि आयत तथहीर का पहले से लरसता दिल अंदर आबाद बयान सहरा में तड़पट दौड़ने लगा। आपको शर्म आनी चाहिए दूसरों पर इस तरह बात करते हुए। अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर बामुश्किल काबू पाकर उसने जिस सख्ती से कहा उस पर सुल्तान का कहका बेसाख्ता था। मारिद सिकंदर मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। हम दुश्मन अव्वल कह सकते हैं। सोचने की अदाकारी करते हुए कहकर उसे उन सुनहरी आंखों को खौफ से फैलते देखा और उसे ये खौफ कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उसके लिए नहीं था, उस अंधे के तफक्कुर में फैला था। वो उसे अनजान थी, मगर सुल्तान खान के काबिल नज़र से कुछ पोशीदा नहीं रह सकता था। आयत सर झटक कर तेज़ी से उसके बराबर से निकली। देखें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो भी उसी तेज़ी से उसके बराबर चलने लगा। आयत के अंदाज में वाज़ेह उजलत थी, मगर बराबर चलते शख्स को कहाँ परवाह थी। ना मैं आपकी दोस्त हूँ, ना ही वो शख्स मेरा दुश्मन। वो दो टोक कहकर उसने कदमों की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर ली, जबकि सुल्तान खान वहीं ठहर गया। उस तरतीब ने आज़ाद परिंदे की तरह इधर उधर उड़ते शख्स के परों को ज़ख्मी कर दिया था। उस शख्स से मुराद मारिद सिकंदर है। पीछे से इस कदर ऊंची आवाज़ में कहा गया कि आयत तथहीर के कदम बेजान हो गए। वो नाम उसके कदमों को बेजान कर देने को काफ़ी था। वो नाम उसकी धड़कन छीनकर कदमों से ज़मीन खींच देने का फ़न उस शख्स की तरह अपने पास रखता था। इस बार उन रुकते कदमों पर सुल्तान खान के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। मारिद सिकंदर का पत्थर होना और इस लड़की के कदमों का जंजीर हो जाना गोया एक जैसा था। अपने कांपते हाथों से बैग को कंधे पर जमाकर वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई, जबकि पीछे खड़े शख्स ने चेहरे से मास्क उतार कर नीचे किया। वो मर्द बेहद वजीहा और ख़ूबसूरत था, मगर अफसोस उसकी वजाहत और ख़ूबसूरती को देखकर थम जाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था।
कमरे से निकलते मारिज सिकंदर तक असमारा की निगाह गई। उसे सफ़ेद की बजाय अपने मखसूस स्याह शाहीन के दस्ते वाली स्टिक देखकर समझ गई कि वो घर से बाहर सैफ की गैर मौजूदगी में कहीं जा रहा था। कहीं जा रहे हो? उसके सामने आकर रुकते हुए नरमी से सवाल किया गया, जबकि मारिज को चेहरा फेर कर ठहरना पड़ा। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? निहायत नरमी से सवाल किया गया। कमबख्त बेइज्जती भी ऐसी नरमी से करता था कि असमारा मुबीन का दिल सही से खाक भी ना हो पाए। तुम मुझे अपनी आंखें क्यों नहीं बना लेते मारिज? कई दिनों बाद उसके लहजे में पहला जैसा इसरार और मोहब्बत दर आई थी, जो मारिज सिकंदर के नज़दीक मेरी बेवकूफ़ी और पागलपन था। ऐसी आंखों से मैं अंधा ज़्यादा खुश हूँ। उसके ठंडेदार अंदाज पर असमारा का चेहरा सुर्ख हुआ, और ये बात वो देखे बगैर भी जानता था। तुम अगर मुझे आंखें बना लेते तो मैं तुम्हें बताती कि सुल्तान खान आजकल तुम्हारी उस मेहमान के पीछे फिर रहा है जिसका नाम सुनने के लिए तुम मेरी जान लेने के दर पर थे। उसका सब आश्कार करते लहजे पर मारिज सिकंदर चौंका। पहली बार असमारा मुबीन ने अपने सामने उसके चेहरे के तासुरात बदलते देखे। हम तुम्हें दूसरे लोगों से तो अच्छे पढ़ते, एक तो मेयार भी था, दूसरे सस्ते पढ़ते। इश्क को सहल तो हम भी नहीं कहते, लेकिन हो ही जाता अगर इस काम के पीछे पड़ते। वो भी सुनता नहीं कुछ खास तवज्जो से हमें, हम भी हर बात बताते नहीं पूरे पढ़ते। कुछ तो है जो उसे वैरान किए रखता था, वरना ऐसे ही किसी को नहीं हल्के पड़ते। हाँ, मगर अब तेरी तस्वीर से वो रबत नहीं। एक नज़र तो देख लेता हूँ निकलते पड़ते। ख्वाब में भी मैं पहुँचता नहीं, पर देखता हूँ खुद को अपनी तरफ आता हुआ गिरते पड़ते। चलिए औरों का सिरा हाथ ना आए ना सही, कोफ्त ये कि हम अपने नहीं पल्ले पड़ते। ऐ मेरे चारा गरां, दिल बड़ा रखिए कि यहाँ एक ज़रा फ़र्क भी पड़ता है तो पढ़ते पढ़ते। और अब राह मुफर ढूंढ रहा हूँ जवाद, ना उन्हें प्यार से कहता ना वो ढीले पड़ते। जवाद शेख। तुम्हारे यही तासुरात हैं जो सबको उस लड़की के बारे में खुद पर मजबूर कर रहे हैं। सर्द लहजे में कोई तंबिया साफ महसूस की जा सकती थी। मारिज उसकी खामोशी स्पॉट होते चेहरे के साथ तेज़ कदमों से लकड़ी के खुले दरवाजे को पार कर गया। पीछे असमारा ने अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींच लीं। सैफ को उससे छुट्टी दे रखी थी, इसलिए जाहिर है उसे पैदल ही जाना था। वो 4 साल से अबीना था और उन 4 सालों में इस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो गया था। बेनाई के बगैर भी बिला धड़क वो कहीं भी आ जा सकता था। मखसूस या स्टिक के दस्ते पर मौजूद शाहीन के सर पर मजबूत गिरफ्त रखे वो आहिस्ता कदमों से गांव की आबादी और पक्की सड़कों से हटकर चल रहा था। उसके कदमों मजबूत और बगैर किसी लड़खड़ाहट के थे। ढलती दोपहर के मासूम करती किरणें उसके संजीदा खामोश चेहरे से टकराकर नाकाम होकर पलट रही थीं। बहते झरने की आवाज़ पर उसके कदम साकिन हुए। वो खुली हवा के लिए उस घुटनज़दा हवेली से निकलकर यहीं आता था। खाली बेंच पर बैठकर उसने गहरा सांस लिया और फिर ग्लासेस उतारकर साइड पर रखते हुए आंखें मूंद लीं। जाती सर्दियों की नरम हवा उसके चेहरे को छूकर अजीब सरूर बख्श रही थी। यार, तुम्हारे साथ वॉक पर निकलने का अपना ही मज़ा है। एनी कोई पिछले 1 आधे घंटे से उसका मगज़ खाते हुए यही बात दोहरा रही थी। उन दोनों की दोस्ती हो गई थी, वो भी सिर्फ एनी की एकतरफा कोशिशों की वजह से। वही सारा दिन बोल बोल कर मगज़ खाती रहती और आयत सिर्फ हाँ जैसी लुकमा डालकर उसे बोलने का हौसला देती रहती। ठीक है, मगर सीधा चलो, गिर जाओगी। उसको यूँ भागते देखकर आयत ने आगे आकर आहिस्तगी से कहा, मगर एनी ने जैसे सुना ही नहीं। यूं ही भागते हुए वो सामने बेंच से उठते शख्स से टकराई। उस शख्स की स्याह स्टिक और पहनने को उठा रखी शाह गॉगल्स उस टकराव पर हाथ से छूट कर गिरी। वो जिस हमले के लिए तैयार नहीं था कराह कर पीछे हुआ और तेज़ी से अपनी आंखों के आगे हाथ रखकर चेहरा तिरछा कर लिया। संभलती एनी मुकाबिल की इस हरकत पर हवंदक हुई, जबकि आयत तथहीर की धड़कनें गुमशुदा हो गईं। खामोश होते साकिन पड़ते वजूद से वो उस शख्स का नेम रुख देखे गई, जिसने ना जाने धूप से बचने को या फिर उसे देख कर आंखों के आगे हाथ को शेड की तरह उठा रखा था। आप ठीक हैं? आई एम सो सॉरी, एनी ने फ़ौरन तेज़ी से उसकी जानिब बढ़कर कहा, जबकि मारिज सिकंदर तेज़ी से पीछे हुआ। उसके पीछे होने पर आयत की ठहरती नज़रें उसके स्याह ग्लासेस और उस टिक तक गईं। लरसते कदमों से आगे बढ़कर वो झुककर नीचे बैठी और ऐन उसी लम्हे मारिज सिकंदर चेहरा झुकाकर नीचे बैठा। वो जो उसके सामने पड़ी ग्लासेस को और मारिज सिकंदर को झुकती देखकर सीधा होने लगी थी। सुन होते दिमाग से मारिज सिकंदर को झुकी आंखों से अपनी हथेली ज़मीन पर रखकर इधर उधर टटोलते देखने लगी। वो सामने पड़ी ग्लासेस को नज़रअंदाज किए इधर उधर ज़मीन पर क्यों आहिस्तगी से हाथ मार रहा था। सुकड़कर फैलते दिल के साथ उसने ख्वाब किसी सोई जागी कैफियत में अपना हाथ आगे बढ़ाकर ग्लासेस उठाकर उसके सामने यूं की कि उसके हाथ से टकरा गई। चौंकते मारिज के चेहरे पर तशुक्राना तासुरात छाए। ज़मीन से हथेली उठाकर बड़ी हुई ग्लासेस थामकर उसने झुकी आंखें उठाईं
اور آیت تطہیر کو لگا وہ اس فانی دنیا میں دوبارہ کبھی کھل کر زندگی سے بھرپور سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ آنکھیں گزرتے وقتوں کی طرح گہری اور سیاہ نہیں رہی تھیں۔ ان آنکھوں کا سفید رنگ اور خالی ویران تاثر اسے اندر باہر تک لہو لہان کر گیا تھا۔ وہ یک تک ان بنجر آنکھوں کو خالی پڑتے دل سے دیکھے گئی۔ وہ اسے پہچان نہیں سکا تھا کیونکہ آیت تطہیر اسے نظر نہیں آئی تھی۔ پورے دل اور کامل یقین کے ساتھ بھیجی گئیں بے انت دعائیں عرش کو چھوئے بغیر اس کے منہ پر مار دی گئی تھیں۔ سمندر تھک گیا ہے، سفر رکنے لگا ہے، بادبانی خواہشیں تھم سی گئی ہیں ساحلوں پر، نیند کا آبی پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے، سمندر تھک گیا ہے، ڈال دو لنگر مسافروں، خواب کی اجلی زمینوں سے کوئی مجھ کو بلاتا ہے۔ تھینک یو، بغیر پلک جھپکے، بغیر کوئی بھی تاثر چہرے پر لائے، سیاہ گلاسز آنکھوں پر چڑھا کر نرمی سے کہتے ہوئے اپنی سٹک تھام کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر آیت نہیں اٹھ سکی۔ اس کے قدموں سے زندگی روٹ کر جا چکی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا اور پورے وجود کی لرزی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی پرخلوص بے ریا دعائیں یوں قبولیت کی سند پائے بغیر ناکام ہو کر اس کے منہ پر نہیں ماری جا سکتی تھیں۔ وہ شخص سیاہ سٹک کے سہارے پلٹ کر جا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی سے گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اطمینان، محبت اور سکون اس کی زندگی سے گئے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے اور عرش ہلا دے، مگر اس کی چیخیں بھی کہیں اندر حلق میں ہی اٹک گئیں۔ اچنبھے سے اس کو یوں ہی ساکت بیٹھا دیکھ کر عینی تیزی سے اس تک آئی۔ آیت، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے نرمی سے اس کا کندھا ہلایا، مگر آیت کے مردہ وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تشویش سے عینی تیزی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھی اور اس کے چہرے کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ آیت، آیت، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس چہرے سے جیسے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا تھا۔ عینی نے اس کے زمین پر پڑے ہاتھ تھام کر تیزی سے جکڑے۔ وہ برف کی سل سے بھی زیادہ سرد پڑ رہی تھی۔ آیت، یا اللہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے ہاتھ آپس میں رگڑ کر گرمائش پہنچاتے ہوئے عینی کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس نے آیت کو دونوں شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیا۔ آیت! وہ چونکی نہیں، آہستگی سے آنکھیں اٹھا کر عینی کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ کاش جو آگاہی کا در اس پر واہ ہوا تھا وہ صرف اس کا ایک گمان ہوتا۔ عینی کے ہاتھوں کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی ہو سکی۔ اس کو سہارا دیتی عینی نے تشویش سے اس کو دیکھا۔ ابھی تم نے جو آدمی دیکھا کتنا ہینڈسم تھا یار، مگر نابینا تھا۔ اللہ کے کام اللہ ہی جانے۔ اس کا دھیان بٹانے کو جو بات کی گئی تھی اس نے آیت کا دل مسل کر رکھ دیا۔ عینی کے بازو کو تھام رکھے ہاتھوں میں لرزش اترنے لگی۔ عینی نے چونک کر اس چہرے کو دیکھا۔ ہاسٹل چلیں؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر عینی نے آہستگی سے سوال کیا، جبکہ آیت نے آنکھیں بند کر کے جیسے مثبت جواب دیا۔ وجود اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں گر پڑتی۔ بامشکل قدموں کو گھسیٹ کر ہاسٹل تک لایا گیا۔ کمرے میں آ کر عینی اسے بستر پر بٹھا کر اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے گئی، جبکہ اس کے منظر سے جاتے ہی اس کا سارا حوصلہ، خود کو بامشکل سنبھال کر رکھے ارادے بھربھری دیوار کی مانند ڈھہ گئے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے اندھیرے میں بادامی ہوتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے، جبکہ گھٹتے دل پر ضربیں مارتے ہوئے اس کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ کیوں اللہ جی، کیوں؟ وہ ضربیں گھٹتے دل پر مارتی جاتی اور صدمے اور بے یقینی سے پھٹتی آواز سے کہتی جاتی، دعاؤں کی رائے گینی سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ جان لینا کہ ہماری سب دعائیں عرش سے قبولیت کی سند پائے بغیر لوٹا دی گئی ہیں، دھڑکن چھین لینے والا ہوتا ہے۔ اس شخص کی خوشی اور صحت مانگی تھی بس، اور کیا مانگ لیا تھا میں نے؟ دل کا درد ہر شکوے کے ساتھ شدت اختیار کر رہا تھا۔ اس کے لیے دین اور دنیا میں بہتری مانگی تھی میرے مالک، اور کیا مانگا تھا؟ اس شخص کے نام ڈھیر دعائیں بھیج کر مطمئن ہوتے دن اب کہیں بھی نہیں تھے۔ اور کیا مانگ لیا تھا میں نے؟ اندر کی گھٹن روح کو گھائل کر دینے والی تھی۔ وہ اس کے غم میں رو رہی تھی جس کا غم کرنے کو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہی شخص جس نے کئی سال پہلے اس کی دھڑکنوں کا انداز بدل دیا تھا۔ اور کیا مانگ لیا تھا میں نے؟ اس سوال میں بڑے شکوے پنہاں تھے جسے وہ یا اس کا خدا ہی سمجھ سکتے تھے۔ رونے کی زیادتی سے سر درد سے پھٹنے کے قریب تھا، مگر اس کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈنے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے دیوانے ہوں، فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا، جھوٹی پریت ہماری ہو، فرض کرو اس پریت کے روگ میں سانس بھی ہم پر بھاری ہو،
फ़र्ज़ करो ये जोक बजोक का हमने ढोंग रचाया हो, फ़र्ज़ करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो। देख मेरी जान कहाँ गए बाहू, कौन दिलों के जाने हो, बस्ती बस्ती सहरा सहरा लाखों करें दीवाने हों। इब्ने इंशा। मालूम हुआ कुछ? अंदर आते दिलावर को देखकर उसने तेजी से सवाल पूछा, जबकि दिलावर ने इस बात में सर हिलाकर चेहरे से मास्क उतारकर बैठते हुए टेबल पर रखा। वो लड़की हमारी आंखों के सामने है, दिलावर ने कहते हुए ड्रामाई वक्फा लिया, क्योंकि उसकी नज़रों से सुल्तान की बेचैनी छुपी नहीं रही थी। हमारी आंखों के सामने? सोचने के बावजूद उसको सामने की बात समझने में लम्हा लगा था। झटका खाकर चेहरा उठाते उसने बेयकीनी से दिलावर को देखा, जिसने उसके समझते तासुरात पर इस बात में सर हिलाकर उसके खदशे की तस्दीक की। मारिज को मालूम है? परेशानी में भी उसका ध्यान सबसे पहले मारिज की जानिब गया। चौंकता दिलावर उसकी परेशानी पर मुस्कुरा दिया। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें मारिज की बहुत फिक्र रहती है, तभी तो उसे अकेला नहीं छोड़ते हर परेशानी में। तुम दोनों एक जैसे हो। दिलावर के आराम से कहे जाने पर सुल्तान नागवारी से सर झटक कर पीछे हुआ और दोनों टांगे उठाकर टेबल पर कैंची की सूरत रखते हुए इत्मीनान से बैठ गया। अंधा और आंखों वाले बराबर नहीं हो सकते। अब के अंदाज में पहली बारी लापरवाही थी, मगर कहीं अंदर से इस बात ने उसे मुस्तरब कर दिया था। मारिज को मालूम होगा तो उस लड़की को कभी भी सफ़ीर को काबू करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन पहले सुल्तान ने कौन से मौके पर मारिज की सिकंदर की बात को अहमियत दी जो अब देता। उसकी सब्ज़ आंखें कोई नया तरीका सोचकर नगीनों की मानिंद धमकने लगीं, जबकि दिलावर उन जाने माने तासुरात पर नफल में सर हिलाकर रह गया। सुल्तान तेज़ी से उठा और फिर जेब से सेलफोन निकालकर उसने एक नज़र ठटकते दिलावर को देखा और उसका कॉल मिलाते देखकर वो जैसे बात की तह तक पहुँचकर एक झटके से खड़ा हुआ। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? दिलावर ने खफगी से कहकर उसकी जानिब बढ़कर सेलफोन लेना चाहा, मगर सुल्तान मुस्कुराकर तेज़ी से पीछा हुआ। दूसरी जानिब से कॉल उठाए जाने पर उसने होंठों पर हाथ रखकर गोया दिलावर को खामोश रहने की खामोश तंबीह की। दिलावर दांत पर दांत जमाए तासुफ और तैश से उसको देखने लगा, जो अपने मकासद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरता था। मुझे कासिद समझो सफ़ीर शहजाद। सफ़ीर जो अपने कमरे में अपने लोगों के नाकाम तलाश के बाद अभी तक जख्मी हुआ फिर रहा था, चौंक कर सीधा हुआ। कैसी खबर देना चाहते हो तुम? उसका अंदाज बड़ा तोलता हुआ था, जबकि सुल्तान के होंठों को मुस्कुराहट ने छू लिया। सुनने में आया है कोई बहादुर लड़की तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारकर चली गई है और अब तक तुम्हारे हाथ नहीं आई। उसका अंदाज खैर खबर पहुंचाने वाला कम और चिढ़ाता हुआ ज़्यादा था। सफ़ीर शहजाद ने उस महजूज होते अंदाज पर मुठ्ठियाँ भींच लीं। बकवास के अलावा कुछ है? ज़ब्त करके पूछा गया। कुछ ऐसा कि तुम कुर्सी से उछलकर उठ खड़े होगे। उसके अंदाज पर सफ़ीर का चौंकता बनता था। उस लहजे के यकीन ने उसे चौंका दिया। लड़की, जिस लड़की की तलाश में तुम हो वो मेरे इलाके में है, उसने मिलाकर कह दिया, जबकि दिलावर अफसोस से सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। उसको वहाँ से वॉकआउट कर जाते देख सुल्तान की मुस्कुराहट सिमटी। लेकिन बात यह है सफ़ीर शहजाद कि उस लड़की के इस इलाके में बहुत खैर ख्वाह हैं। उसकी बात पर सफ़ीर के माथे पर शिकनों का जाल बिछने लगा। अपने इलाके का नाम बताओ। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसका बस नहीं चल रहा, वरना वो उड़कर पहुंच जाता। मुजफ्फराबाद। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है सफ़ीर शहजाद। इलाके के नाम पर चौंकता सफ़ीर उसकी अगली बात पर ठटक गया। खामोशी का वक्फा तवील होने लगा। आगे बको भी। उसके तेज को महसूस करके सुल्तान के चेहरे को फिर से मुस्कुराहट ने छू लिया। वो ये कि उस लड़की का एक खैर ख्वाह मैं भी हूँ। लहजे में सारे जहाँ का सर्टपन समेट कर कहते हुए उसे लम्हे भर के लिए सुन रह जाते सफ़ीर शहजाद के रोंगटे खड़े कर दिए। उस इत्तला में छुपी वार्निंग पर सफ़ीर शहजाद एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो शख्स जानबूझकर खुद उसे बुलावा दे रहा था, उकसा रहा था। उसको यूं ही स्विचर छोड़कर कॉल मुनक़ता करके उसने बर्नर सेलफोन टेबल पर फेंका और फिर सोफे पर लेटने के अंदाज में दराज हो गया। आंखों पर बाजू रखे वो सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आगे उसकी नींद हराम होने के दिन आ रहे थे और उस दिन से पहले उसे ढेर सारा सोना था। यहाँ इतने रश वाले मॉल में आने की क्या ज़रूरत थी? सदफ के साथ न जाने कब से एक दुकान से दूसरी दुकान में जाते हुए उसके कदम शल हो रहे थे। उसकी सालगिरह पर उसके लिए तोहफा लेने को सदफ मोहतरमा उसे साथ लिए घूम रही थी, मगर मजाल है जो कोई चीज़ उसको पसंद आ रही थी। तुम यहाँ रुको, मैं ज़रा गिफ्ट फाइनल करके आती हूँ। सदफ ने उसको हॉल में रखे बेंच पर बैठने का इशारा करके कहते हुए निढाल होती आयत को ज़िंदगी दे दी।
या अल्लाह तेरा शुक्र। उसके अंदाज पर सदफ उसे घूर कर आगे बढ़ गई। चंद लम्हे झुककर अपने पाँव को दबाने के बाद उसने चेहरा उठाया और तभी उसको खुद पर उन्हीं गैर आरामदायक करती नज़रों का चकास महसूस हुआ जो जामे में होता था। एहतियातन इधर उधर देखकर उठते हुए तेज़ कदमों से आगे की जाने बढ़ने लगी। अपने अकब में करख्त शक्ल शख्स को आते देखकर उसके कदमों में तेज़ी आई और फिर उस शख्स की राहदारी अबूर करने से कबल ही कतार में बनी लातादाद ब्रांड्स की शॉप में से एक के अंदर दाखिल हो गई। अंदर आकर चंद लम्हे वो बेचैनी सी शीशे से बाहर देखती रही। तभी उस शख्स को आते देखकर इससे कबल वो कोई तदबीर करती किसी ने कोहनी से थाम कर उसे खाली चेंजिंग रूम में खींच लिया। रुकती सांस के साथ झटका खाकर उसने अपने सामने देखा और लम्हे भर कर उसका दिल ठहर गया। सामने वही शख्स था। आयत यकीन से कह सकती थी कि ये वही नकाबपोश था जिसके चेहरे पर आज मास्क नहीं था। चेहरा उठाए तहय्युर से आंखें फैलाए अपने सामने खड़े दराज कामा शख्स को देखते हुए उसने सामने खड़े मुस्तरिफ शख्स की धड़कनें मुंतशिर कर दी और खुद दाइम थी। स्याह बाल सलीके से पीछे जमाए, सफ़ेद टर्टल नेक स्वेटर पर स्याह जीन्स पहने वो शख्स नज़र लग जाने की हद तक वजीह था। उसकी शख्सियत के रोब और तलसीम की नफ़ी करना आसान नहीं था। आप बामुश्किल संभल कर उसने कहना चाहा, मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। सामने खड़े शख्स ने उसके अकब में खुले दरवाजे से बाहर देखकर उसको देखा जिसका तहय्युर दिल की दुनिया तहोबाला कर देने वाला था और उन पहचान लिए जाने वाले तासुरात से वो समझ गया कि वो उसे पहचान चुकी है। ये ज़िंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। आप ठीक हैं? बाजू पुष्ट पर बांधकर संजीदगी से सवाल किया गया, जबकि उन आंखों के अजनबी तासुरात पर आयत का दिल जो लम्हे भर को उस अनजान मेहरबान को देखकर कहीं धीरे से तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुआ था ठहर गया। जी शुक्रिया। आहिस्तगी से कहकर वो उसको कुछ और कहने का मौका दिए बगैर तेज़ी से बाहर निकल गई, जबकि पीछे मौजूद शख्स उसकी तेज़ी पर वहीं खड़ा रहा। फिर से उसके पीछे लिपका जो इधर उधर देखकर एहतियात से शॉप से निकलकर राहदारी में आगे बढ़ रही थी। मोहतरमा, अकब से आती पुकार पर वो ठहर कर ताज्जुब से पलटी। आपको कोई फॉलो कर रहा है। उसकी बात पर इस बार आयत के चेहरे का रंग मांद नहीं हुआ। यूं ही बेरिया चेहरे से वो सामने रुकते शख्स की सी आंखों में बेनियाजी के पीछे छुप जाती अपने लिए फिक्र देखती रही। करने दें, मेरे से क्या मिल जाएगा। ये पहली बार था जो उसने कोई लंबा मुकालमा बगैर किसी हिचकिचाहट या लड़खड़ाहट के उस अजनबी मगर मेहरबान शख्स के सामने कहा। गहरी आंखों के करीब मौजूद स्याह भवें चुंबे से इकट्ठी हुई। मारिद सिकंदर। इससे कबल वो कुछ कहता साइड से किसी ने उसे जैसे पहचान कर पुकार लिया। जहां उसके रूबरू खड़ा शख्स बढ़ाया वहीं आयत ने कान के अंदाज में चेहरा फेर कर साइड पर देखा। मैं गलत नहीं था, ये तुम ही हो मारिद। अपने अकेडमी फ्रेंड को यूं सामने देखकर उस जैसा मजबूत हिसाब का शख्स पहली बार गड़बड़ाया। आयत इससे पहले के पलटती उस शख्स की नज़र उस तक गई और उसी तेजी से मुस्कुराकर बौखलाए बेचैन खड़े मारिद सिकंदर तक। भाभी है ना? अस्सलाम वालेकुम भाभी। बगैर अगले की सुने बगैर कोई तस्दीक के अगला शुरू हो चुका था। आयत ने चौंक कर घबराते हुए सामने देखा और उनसे आंखों को देखकर उसके चेहरे का रंग तेजी से बदला। यार ये ना। सामने खड़ी लड़की के चेहरे के घबराते तासुरात पर मारिद आगे बढ़कर नफ़ी करना चाहता था, मगर उसामा सारिम को उसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। जॉब कैसी जा रही है एसपी साहब की? आपके लिए गए सवाल पर आयत का चौंकना बनता था, जबकि मारिद सिकंदर का जी चाहा अपना सर पीट ले। उसके सारे दोस्त सुल्तान खान की ज़ुबान वाले थे। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बकवास करता, मारिद ने आगे बढ़कर उसके शाने पर बाजू दराज किया और फिर एक माजिद खाना नज़र दंग खड़ी लड़की पर डाली। बहुत माजरत, नरमी से कहकर वो तेज़ कदमों से हैरान परेशान से उसामा को घसीट कर देख गया, जबकि आयत ने गहरा सांस लेकर अपनी परेशानी और उलझन को हजम किया। पलट कर एक नज़र दूर जाते शख्स को देखा तो क्या वो शख्स पुलिस में था? यहाँ क्या कर रही हो? उसको ढूंढ ढूंढ कर थकती सदफ तेजी से उस तक आई, जिसने चौंक कर उसको पलट कर देखा। कुछ नहीं। सर झटककर उसके साथ आगे बढ़ते हुए उसने गैर रातन पीछे पलट कर देखा और ऐन उसी लम्हे दूर जाते उस शख्स ने भी पलट कर देखा जिसका नाम मारिद सिकंदर था। स्याह गहरी आंखों का तवील फासले के बावजूद सुनहरी बेरी आंखों से ज़बरदस्त टकराव हुआ। यूं के दिल की धड़कनें अपने मुकाम से लरस कर इधर उधर मुंतशिर हो गईं। घबरा कर आयत ने तेज़ी से चेहरा वापस कर लिया और तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। क्या मतलब, वो भाभी नहीं थी? कैफ़े के दरवाजे के पास रुककर उसामा ने हैरानगी से कहा। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, बगैर तस्दीक के तुमने मुझे उस लड़की के सामने शर्मिंदा करवा दिया। मारिद के जो जलाते तासुरात पर उसामा ने ताज्जुब से उसको देखा। यार मुझे क्या मालूम था, जैसे तुम आंखों में मोहब्बत के ढेरों कंदीले जलाकर उनको देख रहे थे, मैं क्या कोई भी यही समझता।
اسامہ کی تفصیل پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا. بکواس کروا دو تم سے اور حود سے. وہ لڑکی میرے لیے بالکل انجان ہے. اس کے لہجے کے اصرار پر اسامہ نے مسکراہٹ دبائی. ٹھیک ہے، معذرت یار. پلیز یہی بکواس خود لوگوں کے سامنے مت کر دینا، میرا جینا حرام کر دیں گے. اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ اسامہ اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکا. مارج نے گھور کر اس کو دیکھا جس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی. یار اتنا کیوں کھینچ رہا ہے بات کو؟ اگر وہ انجان لڑکی ہے. اسامہ کا انداز صاف چڑھاتا ہوا تھا. لمحے بھر کو مارج تھما اور پھر اس کو ملامتی نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ اپنی مسکراہٹ قابو میں کر کے اسامہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا. کلاسز لے کر باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی اور پھر بازار سے کچھ سامان لینے کی نیت سے ہاسٹل کے قریب واقع بازار کی جانب کا رخ کیا. آہستہ قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا دماغ ابھی تک مفلوج تھا، یہ جانے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے کہ اس شخص کی دنیا اندھیر ہے. اس ایک آگاہی نے سب خاک کر دیا تھا، اس ایک انکشاف نے سب ویران کر دیا تھا. انہیں گہری سوچوں میں آگے بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ غیر ارادہ اوپر کو اٹھی. دور رکتی جیپ سے نکلتے شخص کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی. ماؤ ذہن نے اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہوئے بھی پہچاننے میں کئی لمحے لگا دیے، اور پہچانتے ہی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی. پورے وجود میں ایک سرد کپکپا کر رکھ دینے والی لہر دوڑ گئی. تیزی سے پلٹ کر دائیں جانب کو مڑتی گلی میں داخل ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے گہرا سانس لیا. وہ خبیث بڈھا. لرزتے ہاتھوں کو باہم جکڑ کر اس نے اپنے وہ قدم مضبوط کرنے چاہے جن سے جان نکلنے کے در پہ تھی. یا اللہ. دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس نے ایک نظر اس گہما گہمی والے بازار کو دیکھا اور پھر تیز مگر لرزتے قدموں سے واپس پلٹی. کتابوں کی لسٹ اور بیگ اس کے ہاتھ سے کب کہیں راستے میں گرے تھے اسے کچھ خبر نہ ہوئی. ارے ان کو کیا ہوا؟ اسٹک کے سہارے چلتا مارج سیف کی پریشان و متفکر آواز پر پلٹے بغیر ٹھہر گیا. کیا ہوا؟ سوال کیا کیونکہ اپنے پیچھے سیف کے قدموں کی آہٹ اس نے محسوس نہیں ہوئی. وہ مس آیت. نہ سمجھی سے کہتا سیف اس سے قبل آگے آتا. مارج سکندر تیزی سے پلٹا. ان کا سامان راستے میں گر گیا اور وہ اٹھائے بغیر چلی گئیں. اس کے سفید ہو چکے چہرے کو دیکھ کر سیف نے ٹھہر کر کہا، جبکہ مارج بغیر کچھ کہے واپس پلٹا، یوں جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. اس کو گاڑی کی سمت بڑھتا دیکھ کر سیف نے تعصب سے کندھے اچکائے اور پھر جا کر راستے میں گرا پڑا کپڑے کا بیگ اور پرچی اٹھا کر اس نے دائیں جانب کو جاتی تنگ ویران پڑی گلی کو دیکھ کر بازار کو دیکھا. اور تبھی اس کی نگاہ مسلح افراد کے ساتھ کھڑے شخص تک گئی جو لگ بھگ 40 کے قریب عمر کا ہوگا، مگر اس نے خود کو اتنا فٹ رکھا تھا کہ اس کی عمر 30 میں لگ رہا تھا. سیف کمال اگر اس شخص کو نہیں جانتا ہوتا تو یقیناً اس کی عمر 30 میں ہی تصور کرتا. ایک دم جھماکے سے اس کو کچھ یاد آیا اور پھر وہ بھاگ کر گاڑی تک گیا. باس. دروازہ کھولتے مارج کے ہاتھ سیف کی مضطرب آواز پر تھمے. سیف کے لہجے میں کچھ بہت غیر آرامدہ دینے والا تھا. میں نے یہاں سفیر شہزاد کو دیکھا ہے. سیف کے تیزی سے بتائے جانے پر مارج چونک گیا. اس کا یہاں کیا کام؟ چہرے پر الجھن اور نہ سمجھی لیے سوال کرتے ہوئے اس نے سیف پر گھڑوں پانی گرا دیا. سفیر شہزاد جس لڑکی سے شادی کر رہا تھا وہ یہی ہے. بامشکل سیف نے خود کو کہنے پر آمادہ کیا، ورنہ دل میں وہ سلطان خان کو بڑی اور موٹی گالیوں سے نواز رہا تھا. کیا مطلب؟ اگر وہ لڑکی یہاں ہے بھی تو ڈونٹ ٹیل می کہ اسے سلطان نے. وہ جو پوچھنا چاہ رہا تھا سمجھ کر سیف کی جانب پلٹا جو تیزی سے چند قدم پیچھے ہوا. کون ہے وہ لڑکی؟ جبڑے بھینچ کر اسے جس سرد لہجے میں پوچھا تھا سیف کمال کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے. سیف کا جی چاہا منظر سے غائب ہو جائے. مس آیت تطہیر. مزید پیچھے ہٹ کر اس نے اتنے مدھم لہجے میں کہا کہ بامشکل مارج تک آواز پہنچی، اور نام اس کے سماعتوں سے ٹکراتے اس کے چہرے کے رنگوں کو بدلتے دیکھ کر سیف نے تیزی سے نگاہ چرا لی. سیف کمال. گرا کر اپنی اسٹک زمین پر پھینک کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسی تیزی سے سیف کمال مزید چند قدم پیچھے ہوا. ہاؤ کوڈ یو. تم نے مجھے بتانے کی. بے بسی، اضطراب، تیش، بے چینی اور دل گرفتگی نے ایک ساتھ اس کے اعصاب پر حملہ کیا تھا، جبکہ سیف کے چہرے کی ندامت مزید گہرے ہونے لگی. باس آئی ایم سوری. اس کو گاڑی کی جانب رخ کرتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس تک آیا. سیف کمال کے لہجے اور چہرے میں ندامت اور شرمندگی کا ایک جہاں آباد ہو گیا. تمہیں ایک کام کہا تھا میں نے سیف کمال، اور تم. ہمیشہ کی طرح اس نے عادتاً جملہ بیچ میں چھوڑ دیا. شدید غصے میں کچھ کہنے سے قبل وہ اپنے جملے ادھورے چھوڑ دیا کرتا تھا. واللہ اس سفیر سے پہلے سلطان کا قتل مجھ پر واجب ہے. مٹیاں بھینچ کر وہ اتنی مدھم آواز میں بڑبڑایا کہ قریب آتے سیف نے شرمندگی کے بوجھ سے سر جھکا لیا. باس
وہ بھی مس آیت کے خیر خواہ ہیں۔ سیف نے مدھم سے لہجے میں اس کا دفاع کرنا چاہا جو ماجد سکندر کو ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، جبکہ بھینچ رکھی مٹھیاں اور سٹ پڑتے چہرے کے ساتھ ماجد سکندر آہستگی سے اس کی جانب پلٹا، جس سے ماجد ندامت اور افسوس کی نگاہ اٹھانا محال تھا۔ خیر خواہ مائی فٹ، میں جانتا ہوں تم سلطان کے دوست اور وفادار ہو، مجھ پر ہر بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرد متنفر لہجے میں دو ٹوک کہہ کر اس نے سیف کمال کے چہرے کا رنگ متغیر کر دیا۔ جھک کر اپنی سٹک اٹھا کر ایک جھٹکے سے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولنے کے بجائے وہ پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حد جو ان دونوں کے درمیان تھی دوبارہ سے یاد کروائی گئی۔ سیف نے تعصب سے سر جھٹک کر سلطان کے ثواب میں اضافہ کیا اور پھر تیز قدموں سے ڈرائیونگ سیٹ آ کر سنبھال لی۔ اس سے پہلے کہ وہ آیت تطہیر کا ہاتھ میں تھاما سامان پیسنجر سیٹ پہ رکھتا، ماجد سکندر نے آگے ہو کر ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ باس میں دے، اس نے بمشکل کہنا چاہا مگر ماجد نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ خفت سے گاڑی سٹارٹ کرنے سے قبل اس نے وہ بیگ پلٹے بغیر ماجد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بیگ تھامتے ماجد سکندر نے لمحے بھر کو آنکھیں بوند کر گہرا سانس لیا اور پیچھے ہو کر اس بیگ کو قیمتی متاع کی طرح تھامے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے سیف کمال۔ لمحے کی خاموشی کے بعد جو باور کر پایا گیا اس پر سیف کمال کے چہرے کا رنگ نچڑ کر رہ گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے سٹارٹ ہو چکی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی گئی۔ اس کی حالت سے بے نیاز ماجد سکندر کا ذہن آنکھیں موندے ہی اس سہل اور خوبصورت وقت کی کھوج میں نکل کھڑا ہوا جب اس نے اپنے دل کو کسی کی جانب کسی کے لیے پوری قوت سے پرزور مزاحمت کے باوجود کھینچتے، بڑھتے، دھڑکتے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ وقت جب سیاہ آنکھوں کے آگے سے کوئی دلکش پروقار چہرہ جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ لمحہ اس کی ساری تدبیریں الٹی پڑ رہی تھیں۔ تمہیں اس عورت کی اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہود نے سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ماجد سے واقعی جاننا چاہا اور ماجد نے چہرہ پھیر کے اس کو بہت تعجب سے دیکھا۔ واللہ ہود عارف، مجھے تم سے ایک ایسے بے وقوفانہ سوال کی امید نہیں تھی۔ وہ ان سب سے یہ سن کر پک گیا تھا، اوپر سے اسامہ نے نہ جانے سے پہلے ان سب کے سامنے کیا بکواس کی تھی جس کی وجہ سے وہ آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے ان کی مشکوک نظروں کے حصار میں رہنے لگا تھا۔ میری فکر کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک عورت ہے۔ اس کی مزید وضاحت پر ہود نے مسکراہٹ دبائی۔ جانتا تھا کہ اگر ماجد کی نگاہ اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتی تو چلتی گاڑی سے اسے باہر لات مار دے گا۔ لیکن تم آج سے پہلے کسی عورت کے سامنے اپنے اصل نام اور چہرے کے ساتھ نہیں گئے میرے یار، یہ ہمارے مشن کے خلاف ہے۔ ہود نے ایک اور خدشہ اٹھایا جب ماجد نے دانت پیس لیے۔ معاف کر دے مجھے میرے بھائی، جان کر نہیں گیا تھا منہ اٹھا کے، مجھے کیا معلوم تھا وہ لڑکی بھی وہاں ہوگی۔ کار پارکنگ لاٹ میں روکتے ہوئے اسے جھنجھلا کر کہا اور پھر ہود کی مزید سنے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گہرا سانس لے کر ہود باہر نکل کر اس تک آیا، سنجیدہ تاثرات کے ساتھ مارکیٹ میں بڑھتے رش اور چہل پہل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں یہاں جس آدمی کو ڈھونڈنے آئے تھے اس کا نمبر اور ایڈریس اس لڑکی کا پیچھا کرنے والے کے سیل فون سے نکلا تھا جو اس وقت ان کی حراست میں تھا۔ وہ لوگ ڈرگ ڈیلنگز میں انوالو ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں یہ کیس اب اینٹی نارکوٹکس کو ریفر کر دینا چاہیے۔ پاس کھڑے ہوتے ہود کی رائے پر ماجد نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ صرف ڈرگز کا کام نہیں کرتے، ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے اور ہمیں… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اتنے رش میں بہت دور بھی وہی لڑکی اس کو صاف ایسے ہی نظر آ گئی جیسے اس نے آنکھوں میں دوربین لگا رکھی ہو۔ باقی ساری دنیا کو دھندلاتے دیکھ کر ماجد نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کو یوں بات چھوڑتے دیکھ کر ہود نے نہ سمجھی سے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ لڑکی… اس نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو اسے بہت دور کھڑی کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود ماجد سکندر کی سیاہ آنکھوں میں اس کی ایک ایک جنبش کا عکس جھلک رہا تھا۔ میرون شیشوں کے شال میں سے جھانکتا دلکش چہرہ، کانوں میں پہنے بہت چھوٹے پھول کے ڈیزائن کے بنے آویزے، اور ایک آویزہ وہ شاید رش میں کہیں کھو بیٹھی تھی اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہی اس کے چہرے کو مسکراہٹ چھو گئی۔ کچھ دکھائی دیتے ہود نے اس کی مسکراہٹ کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اس کی حیرانگی سے بے نیاز وہ مسکراتی آنکھوں میں شوق سمیٹے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کے گاڑی سے پشت ٹکا ہے اب فرصت سے اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی سٹال سے کچھ اٹھانے کے لیے جھکی اور اس کے گلے میں پہنا لاکٹ لہرا کر آگے کو ہوا۔ سیاہ مسکراتی آنکھوں نے لاکٹ پر کندہ نام کو دیکھا اور آیت تطہیر مسکراتے ہونٹوں سے بے اختیار آہستگی سے پھسل گیا۔ سیاہ گھنی بھووں کے قریب موجود سیاہ آنکھیں دلچسپی اور محویت سے اس لڑکی کی ایک ایک جنبش کو دیکھ رہی تھیں، جیسے خدا آنکھیں جمائے بیٹھا ہے اس دنیا پر، کبھی میں اتنی فرصت سے اسے دیکھتا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو رہے؟
हूद के मशकूक और मुतफक्किर लहजे के यकीन ने उस स्याह आंखों की महवियत और फसलों को मांद कर दिया। माथे पर गिरते बाल मुस्तरिब होकर पीछे करते हुए उसने हूद के मशकूक चेहरे को देखा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसके एतराफ़ पर हूद की आंखें फैलीं। उसने तहय्युर से मारिच के बेचैन और मुस्तरिब अंदाज को देखा, जो ना जाने सामने किसे ढूंढ रहा था। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। वो मंजर उसके फसूं के मात होते ही तहलील हो गया। क्या वो जागती आंखों से ख्वाब देख रहा था? अगर ऐसा है तो ये बड़ी खतरनाक बात थी। संजीदा चेहरे के साथ वो तेज कदमों से हूद आने से बहुत दूर और उस जगह के करीब तर जा रहा था जहाँ उसने आयत तत्हीर को देखा था। वहाँ पहुंचकर उसने चारों तरफ का अच्छी तरह जायजा लिया, मगर वो यहाँ कहीं भी नहीं थी। बेचैनी से गर्दन की पुश्त पर हाथ फेर के वो जैसे ही उल्टा पांव पलटा, कोई शय उसके स्याह स्नेकर्स के नीचे आई। ठटक कर पलटते हुए अपनी स्याह जीन्स घुटने से ऊपर करके ज़मीन पर पंजों के बल बैठा और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उस फूल की शक्ल के बहुत छोटे से आवेज़े को उठाते हुए उसकी आंखें एक बार फिर दमकने लगीं। चंद पल यूं ही इस छोटी सी एयरिंग को अंगूठे और शहादत की उंगली की गिरफ्त में घुमाता रहा। क्या कर रहा है यार? हूद की पुकार पर उसने चौंक कर चेहरा उठाया और फिर मुस्कुरा दिया। ये तस्दीक करने आया था कि मैं पागल तो नहीं हो गया। उसकी जोमानी बात हूर के सर के ऊपर से गुजर गई। तभी उसने दांत पीसकर इधर उधर बढ़ते मजमे को देखा, जिसकी परवाह किए बगैर उसका दोस्त नीचे पंजों के बल आराम से बैठा था। तो फिर क्या नतीजा निकला? हूद ने दांत पीसकर पूछा। अभी पूरा पागल नहीं हुआ, आराम से कहते हुए एयरिंग हवा में उछलकर मुट्ठी में कैद करके उठ खड़ा हुआ। हूद ने अपने उस दोस्त को सीने के पास बनी जेब में कुछ नहायत एहतियात से रखते ताजुब से देखा। पिछले एक हफ्ते से वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। 8 दिन पहले विमेन यूनिवर्सिटी से वापसी पर न जाने क्या हुआ था इसे, जो वो यूं ही वक्त में अपने दोस्तों को हैरान परेशान करने लगा था। वहाँ से शाम को वापस पर कोई चुड़ैल तो आशिक नहीं होगी तुझ पर? उसको खुद से ही बिला वजह मुस्कुराते देखकर हूद तेजी से पीछे को कहकर कहने लगा। कहाँ से वापसी पर? उसका सवाल संजीदा था, मगर आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थीं। वुमेन जामिया से वापसी पर। हूद के अंदाज पर उसकी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। ये तो मालूम नहीं, लेकिन एक जिन ज़रूर आशिक हो गया किसी शहजादी पर। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि हूद ने ठटक कर बगौर उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा, जो हरदम संजीदा और सर्द रहता था। पिछले कई दिनों से उसके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। कहीं उस शहजादी का नाम असमारा मुबीन तो नहीं? ऐसे मौके पर उसको तंग करने से बाज रहना ज़रा मुश्किल काम था हूद आरिफ के लिए। ला हौला वला कुव्वत। कड़वे होते चेहरे के साथ उसने तेज नज़रों से उस हूद को घूरा। अच्छा यार, माजरत। उसके संजीदा और सर्द होते चेहरे को देखकर हूद को एहसास हुआ कि वो किस कदर घटिया और रज़ील हरकत कर चुका है। कुछ कहे बगैर मारे जो उसके पास से होकर गाड़ी की जानिब बढ़ा, जबकि हूद का दिल किया अपना सर किसी करीबी दीवार पर दे मारे। गाड़ी किसी पत्थर से टकराई और एक झटके से मारे सिकंदर अपने गहरे तखय्युल से हकीकत की दुनिया में वापस आया। वो तल्ख दुनिया जहाँ वो थी, मगर मारे सिकंदर के दस्तरस से बहुत दूर। फासले ऐसे थे कि चाहकर भी अब पाटे नहीं जा सकते थे। आमने सामने थी, इसी गांव में, उसी इलाके में, मगर मारे सिकंदर उसे देख नहीं सकता था। क्या ये सबसे बड़ा अलमिया नहीं था? रंजो गम मांगे हैं, अनवा बिला मांगे हैं, दिल वो मुजरिम है कि खुद अपनी सज़ा मांगे है। चुप है हर ज़ख्म में गुलू, चुप है शहीदों का लहू, दस्ते कातिल है जो मेहनत का सिला मांगे है। तू भी एक दौलत नायाब है, पर क्या कहिए, ज़िंदगी और भी कुछ तेरे सिवा मांगे है। खोई खोई ये निगाहें ये खमीदा पलकें, हाथ उठाए कोई जिस तरह दुआ मांगे है। रात अब आएगी अश्कों की ना आहों की, आज का प्यार नई आबो हवा मांगे है। बांसुरी का कोई नगमा न सही चीख सही, हर सकवते शब कोई गम कोई सदा मांगे है। लाख मुनकिर से ही पुरज़ौक परस्तिश मेरा, आज भी कोई सनम कोई खुदा मांगे है। दिल हर एक हाल से बेगाना हुआ जाता है, अब तवज्जो ना तगाफुल ना अदा मांगे है। जानिसार अख्तर। सफ़ीर शहजाद के खौफ से एक दिन तो वो कॉलेज नहीं गई, मगर कब तक वहीं छुपती फिरती। जी कड़ाकर बैग कंधों पर पहने वो तेज़ कदमों से चादर से निकाब करने की बजाय स्याह कपड़े का मास्क पहने आगे बढ़ रही थी। इस बार उसने हर वक्त वाला रास्ता नहीं चुना। यूं ही चलते हुए से अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई, और उससे पहले कि वो दहल कर पीछे पलटती, कोई उसके मुकाबले आकर चलने लगा। आयत की शशदर आंखें उस चेहरे तक गईं जो फिर से स्याह मास्क में था। समझ से बाहर था कि वो दिन की रोशनी में भी क्यों निकाब किए रखता था। ठंड भी कोई ऐसी खास नहीं थी। आप हर वक्त निकाब क्यों किए रखते हैं? अपने अंदर खौफ और सफ़ीर शहजाद के डर से घबराकर उसने आहिस्तगी से सवाल किया।
जबकि सब्ज आंखें जो सीध में रास्ते को देख रही थी चौंक कर उसे देखने लगीं। शायद वो आयत से बात में पहल किए जाने की उम्मीद नहीं रखता था, क्योंकि जिस दिन मेरा निकाब उतरा बहुत से मजीद चेहरों से निकाब उतर जाएगा। चेहरा फिर से वापस फेर कर बेतासुर लहजे में बताया। आयत चंद लम्हे उसको यूं ही देखती रही। आपके चेहरे पर जख्म है? वक्फे के बाद ऐसा सवाल किया जिसे पिछली वजाहत पर ज़रा यकीन ना आया हो। मुख्तसरन अफ़ी की गई। तो फिर आप बदसूरत हैं, इस बार उसने यकीन से कहा, जबकि सुल्तान खान के कदम तेज़ी और बेयकीनी से थमे। पहली बार किसी औरत ने उसे इतने यकीन से देखे बगैर बदसूरत कहा था। ठहर जाती आयत ने उसको नरमी से देखा, जिससे सर पर स्याह हुड पहनकर यूं आगे कर रखा था कि सब्ज आंखें भी इतनी वाज़ेह नहीं थीं। तुमने मुझे देखा नहीं है लड़की, वरना मान जाती कि अल्लाह ने हुस्न मुझे कितनी फ्यादी से अता किया है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि आयत की हंसी बेसाख्ता थी। उसके अंदाज में बेहद बचकानापन था, यूं जैसे बदसूरत के लाया जाना सख्त बुरा लगा हो। जबकि उसकी मुस्कुराहट ने सुल्तान खान के अंदर की खामोशी और अंधेर दुनिया तहोबाला कर दी। ये काफ़ी जनाना तबसरा था। मुस्कुराहट दबाकर उसने नरमी से कहा, उस शख्स के इर्द गिर्द कुछ आरामदेह सा करने वाला था, या शायद उसकी जान बचा चुका था, इसीलिए उसके साथ नरमी का मामला रखना चाहती थी। था तो सर झटक कर उस बेनाम सी कैफियत से खुद को बहुत ऐसे तरीके से निकाल दिया गया जिसमें लम्हे के 1000वें हिस्से में झकड़ा गया था। मेरा सवाल वही है, उस पर गुजर चुकी कैफियत से बेखबर होते हुए उसने फिर सादगी से कहा। बस यूं ही आदत हो गई है, एक ज़माने से अपना चेहरा देखने का दिल नहीं किया। सर झुकाकर इस बार जो कहा उसने आयत के सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। क्यों? बेसाख्ता उसके होंठों से फिसला और खुद से चौंकती आयत अपने अंदर को कोस कर रह गई। ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता, माजरत अच्छी लड़की। हाँ, हम दोस्त होते, मुझे तुम्हारा और तुम्हें मेरा एतबार होता तो बात कुछ और होती। उसके अंदाज की बेपरवाही फिर से लौट आई, जबकि उस शख्स के अंदाज आयत को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मास्क की वजह से उसकी मुस्कुराहट सुल्तान की आंखों से मख्फी रही। आप मुझे बता नहीं सकते तो जाहिर है दोस्त भी नहीं बनाया जा सकता। बड़े ही इत्मीनान से कहते हुए उसने सुल्तान खान को चौंका दिया। पिछली मुलाकात वाला रखाव और खिंचाव उसके लहजे में आज बिल्कुल नहीं था। दोस्ती का पहला स्टेप तारुफ होता है मोहतरमा, रुककर उसी के अंदाज में कहा गया, यूं जैसे वो आयत तथीर के अंदर छुपे बैठे डर को भांप गया था। वो यहाँ रहने तक के लिए उस पर एतबार करना चाह रही थी, या उसका इस्तेमाल। वो जो एक बार जान बचा चुका था बार बार हिफाजत करने पर कादिर हो सकता था। अगर ऊपर अल्लाह मौजूद था तो नीचे ज़मीन पर सुल्तान खान पर एतबार करना इतना बुरा नहीं था। और इस सोच को हर्फ ब हर्फ पढ़ते सुल्तान खान के होंठ फतह की खुशी तीर निशाने पर लग जाने वाले अंदाज पर मुस्कुराहट में ढल गए। मेरा नाम आयत तथीर है और आपने उस दिन मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। ठहर कर उसने आहिस्तगी से कहा, जबकि सुल्तान खान ने चेहरा फेर कर रुकते हुए उन सुनहरी आंखों को देखा जो उसकी जानिब नरमी से अपनाइयत से उठी हुई थी। उसके अंदाज पर सुल्तान गर्दन को पीछे फेंक कर हंसने लगा। आयत अपनी सुनहरी आंखें छोटी की उसको नासमझी से देखने लगी, जो अपनी दराज और वर्जिशी जिसामत, पुश्त पर हाथ बांधकर चलने और दोनों बाजुओं के कफ उलटकर फोल्ड किए रखने वाली हर आदत और हर तरीके में किसी की पूरी मुशाबिहत रखता था। और आप? सादा मगर महव सवाल पर चेहरा सीधा करके उसने आहिस्तगी से उन सुनहरी आंखों के इर्तिकाज पर चौंकते हुए देखा। पीछे सर करने की वजह से उसके सर से हुड गिर चुका था। स्याह घने बेतरतीब बालों में छल्ले की तरह कुलाई नुमाया थी। आयत की खोजती ठहरती गहरी आंखों पर उसने खनकार कर अपने हुड की जेब से स्याह हेयर बैंड निकालकर बाल पीछे करके लगाते हुए उसको देखा, जो पलक तक नहीं झपक रही थी। क्या हुआ? उसके इर्तिकाज को बड़े काफ़ी देर गुजर गई तो उसने आगे को झुककर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई, तो चौंकती आयत ने तेजी से निगाहों का जाविया बदल लिया। आपको कभी किसी ने कहा है कि आप किसी की तरह लगते हैं? उसके संजीदा होते मोहब्बत जवाब पर सुल्तान ने सब्ज आंखें से उकेड़ कर उसको देखा। बहुत बार। आयत की नज़रें जिस तेज़ी से उस तक गई, नकाब से जाहिर होती सब्ज आंखें मुस्कुरा दीं। किससे? उसका सवाल इतना मुख्तसर नहीं था। वो अपने कॉलेज जाने का भूले ठहर कर अपने मुकाबिल खड़े दराज कमर शख्स को बगौर देख रही थी। मारिद सिकंदर से। आयत तथीर को लगा उसका दिल धड़कना भूल गया है। वो एक नाम उसकी रूह वीरान कर देने पर कादिर था। तुम्हें भी मैं उसी की तरह नहीं लगा? उसके लहजे में मुस्कुराहट थी, यूं जैसे वो आयत की महवियत और इत्कास को समझ गया। शुक्र है आयत का चेहरे पर मास्क था, वरना वो उड़ते रंग ज़रूर देख लेता। मैं मारिद सिकंदर हूँ,
लम्हे की खामोशी के बाद उसे सुनहरी आंखों में झुककर देखते हुए सादगी से उनसे माथों पर धमाका करना चाहा, मगर उसकी उम्मीद के बरखिलाफ वो सुनहरी आंखें तहय्युर से शुष्तर होकर फैली नहीं। आप मारिद सिकंदर नहीं हैं। उस लहजे में इतना यकीन और इत्मीनान था कि लम्हे भर के लिए सुल्तान खान के कदमों से ज़मीन और सर से आसमान खींच लिया गया। वो नाम जिस वक्त से आयत तत्हीर के होठों से निकला सिर्फ वही जानता था। बामुश्किल अपने शुष्तर असाब को यकजा करके पीछे होते हुए वो धीरे से हंसा। उसकी हंसी पर आयत ने उसे बगौर देखा तो जो पीछे गिरा हुआ होठ फिर से सर पर पहन रहा था। तुमने इतने यकीन से कैसे कह दी ये बात? वो वाकई जानना चाहता था। उस पर यकीन इनकार का हमला बेहद शदीद और मोहलिक था। उसको अभी तक दिल के टुकड़े होने की आवाज़ आ रही थी। आप सईद अहमद गजनफर की हवेली में नहीं रहते। वो जो उसकी सब्ज आंखों के बारे में कहने लगी थी संभल कर बोली, जबकि उसके जवाब पर सुल्तानों से देखे गया। दिया गया जवाब ताज़ियाने की तरह लगा था। मारिद सिकंदर ने उस हवेली में रहने का इंतखाब करके खुद को मजीद सुल्तान खान की नज़रों में कई साल पहले काबिल नफरत बना लिया था। आपका क्या रिश्ता है आपस में? वो वाकई ये जान लेना चाहती थी, मगर खुद को बेपरवाह जाहिर करने को चेहरा फेर कर दूर जाती शाहरा को देखने लगी। ऐसे सवालात मारिद सिकंदर से नहीं किए जा सकते थे। हम दोनों ट्विंस हैं। लम्हे के वक्फे के बाद जो कहा गया उस पर आयत ने दंग नज़रों से चेहरा फेर कर उसको हैरत से देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर, कोई उल्फत जैसे असरात नहीं थे, दो खोट भी नहीं था। आप दोनों? शुष्तर करती हैरत से उससे बात भी पूरी नहीं हो सकी। मेरा नाम सुल्तान खान है। उस नाम पर उन सुनहरी आंखों का बदलना, ठहर जाना, साकित हो जाना कुछ खास अच्छा नहीं लगा था उसे। तभी अपने तारुफ की रस्म अदा करके इसको यूं ही हैरान और शुष्तर छोड़े वो उसके सामने से गुजरकर आयत ने फैलती आंखों से चेहरा फेरकर उसको देखा, जो अपनी जीप में बैठ रहा था, और फिर जीप स्टार्ट करके उसके बराबर से गुजरते हुए उसने दाएं हाथ की 2 उंगलियां पिस्तौल बनाने के से अंदाज में लहराई और फिर आगे बढ़ गया, लट गया।